एवरीवन, दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द नेक्स्ट चैप्टर, और आई शुड से द सेकेंड चैप्टर ऑफ द बुक फर्स्ट फ्लाइट, जो कि है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लियर? अब ये आपका कंप्लीट नेम ऑफ द चैप्टर है, बट इन रियलिटी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये है द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। अब जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, नेल्सन मंडेला, उन्होंने खुद की बायोग्राफी यानी खुद की लाइफ के बारे में जब हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं ऑटो यानी सेल्फ, बायो यानी अबाउट द लाइफ, और ग्राफी यानी राइटिंग। ठीक है, तो ऑटोबायोग्राफी क्या हो जाती है? खुद के बारे में जब आप कुछ लिखते हो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। और नेल्सन मंडेला ने खुद की जो बायोग्राफी लिखी है दैट इज व्हाट अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थोड़े टाइम बाद अभी हम देखेंगे कि जो कवर पेज है इस ऑटोबायोग्राफी का, जो बुक इनकी थी उसका जो कवर पेज है वो भी हम अभी देखेंगे। क्लियर? तो ये जो कुछ भी हम पढ़ने वाले हैं इट इज ऑल रियल, नॉट एन इमेजिनरी सिचुएशन, और एक इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। दिस इज ऑल रियल जो कि हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर? तो हमें जो है पता चलेगा भाई नेल्सन मंडेला कौन है। मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग ऑलरेडी ये नाम सुन चुके होंगे एंड यू आर वेल वर्स्ड कि भाई नेल्सन मंडेला कौन थे। राइट? ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो, साउथ अफ्रीका या फिर कोई भी कंट्रीज मान लो, उस वक्त क्या होता था ना, तब रेस, कलर, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। राइट? यानी कि वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इस तरीके से क्या कर दिया था, डिवीजन कर दिया जाता था। राइट? अब जो नेल्सन मंडेला हैं, इन्होंने फाइट किया था इस सिस्टम के अगेंस्ट। इनकी एक पार्टी थी, उस पार्टी के साथ मिलके इन्होंने इस सिस्टम को क्या बोलते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो सिस्टम था रेस, कलर, इस पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, उसके अगेंस्ट फाइट किया था नेल्सन मंडेला ने। एंड देन फाइनली वो खुद फर्स्ट डेमोक्रेटिक जो इलेक्शंस होते हैं साउथ अफ्रीका के, उसमें जीते थे। क्लियर? तो नेल्सन मंडेला इज अ वेरी, यू शुड से अ वेरी बिग नेम। तो आपको पता होना चाहिए भाई ये कौन है। और इनकी ही जो बुक है, जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी इन्होंने खुद जो अपनी लाइफ के एक मेजर इवेंट्स होते हैं वो मेंशन किए हैं इस बुक में। तो उसी का एक पार्ट जो है हम पढ़ने वाले हैं इन दिस चैप्टर। क्लियर? अब ये क्योंकि नेल्सन मंडेला के बारे में है और इनकी बुक का एक्सट्रैक्ट है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम आपने क्या देखा है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्हाई इट इज कॉल्ड अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? भाई फ्रीडम पाने के लिए वो जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो जो बोल सकते हो एक सुपीरियर पावर्स इनको ऑप्रेस करते थे। राइट? तो ये सब चीजें जो हैं इनके खिलाफ लड़ना और फाइनली फ्रीडम पाना, ये एक बहुत बड़ा रास्ता था। ठीक है, बहुत बड़ा वे था, बहुत टाइम लगा, बहुत सारी चीजें इनको झेलनी पड़ी। तो ये क्या था, एक लॉन्ग वॉक था। राइट? दिस वे वॉज अ वेरी लॉन्ग वे, और इस पे एक वॉक जो होगी वो क्या होगी, एक लॉन्ग वॉक। राइट? और फाइनली कहाँ पहुंचने, इनका डेस्टिनेशन क्या था, फ्रीडम। तो नेल्सन मंडेला की एक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसीलिए नाम रखा है उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अपनी ऑटोबायोग्राफी का। क्लियर? तो आई होप आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ आ गया कि भाई चैप्टर क्या है, किसके बारे में हमें पढ़ना है, और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम क्यों दिया है। डन? ऑलराइट, चलिए एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अबाउट द ऑथर और द राइटर ऑफ दिस बुक, जो कि कौन है, नेल्सन मंडेला। ये है इनकी रियल बुक का कवर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, एंड दिस इज द मैन हु इज नेल्सन मंडेला। क्लियर? तो इनकी जो बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से हमने जो एक्सट्रैक्ट लिया है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। So Long Walk to Freedom is an autobiography written by South African President Nelson Mandela and was first published in 1994. अब ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला ने। कौन है ये, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इनकी जो बुक है वो 1994 में पब्लिश हुई थी, जिसका नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें पता है। तो अगर सपोज आपको कभी किसी आंसर को स्टार्ट करने में इशू हो रहा है तो यू कैन यूज these lines कि भाई this chapter is being written by first black president of South Africa who is Nelson Mandela। ठीक है, और फिर आप बता सकते हो Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब चैप्टर बिगिन करते हैं।
हमारा जो चैप्टर है जो एनसीईआरटी भाई फर्स्ट फ्लाइट, इसमें हमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है और उसे हमें नेम करके दिया है बिफोर यू रीड, यानी इसके पहले कि आप पढ़ो आपको कुछ चीज़ें जो है बता दी हैं, सॉर्ट ऑफ आउटलाइन बता दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है एंड देन वी विल सी द रियल स्टोरी, द एक्सट्रैक्ट्स, जो भी हमें नेल्सन मंडेला बताना चाहते हैं फ्रॉम हिज बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्लियर? तो अपार्थाइड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब देखो, अभी मैंने बोला था ना कि क्या होता था, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, राइट? आपके कलर, आपके रेस, आप कहाँ से हो, इस पे बेस्ड बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था। इस ही डिस्क्रिमिनेशन को क्या कहा गया है साउथ अफ्रीका में? एपार्थाइड। ठीक है, ये क्या है भाई? ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि क्या करता है, सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस पे बेस्ड, जैसे ब्लैक पीपल, व्हाइट पीपल, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होता था इस सिस्टम में। Can you say which of the three countries named below had such a political system until very recently? यहाँ हमसे पूछा गया है कि क्या आप वो एक कंट्री बता सकते हो जहाँ पर ये सिस्टम अभी रिसेंटली देखा गया था। तो अभी हमने क्या बोला भाई कि ये सिस्टम कहाँ पर देख रहे हैं हम? साउथ अफ्रीका में। और वहीं पे ये जो पूरी स्टोरी है नेल्सन मंडेला की वो लिखी गई है, राइट? नेल्सन मंडेला कहाँ? साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि ये जो तीनों कंट्रीज हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें से जिसमें सबसे रिसेंटली ये सिस्टम रहा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, वो कौन थी कंट्री? साउथ अफ्रीका। क्लियर? ऑल राइट। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमें समझ आ गया, ये सिस्टम के बारे में हमें पता चल गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? हमसे पूछा गया कि भाई क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो वो हमें एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। सो नेल्सन मंडेला और मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये क्या है भाई? ये नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम है, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड। ये जो एपार्थाइड सिलेक्ट जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, विच डिस्क्रिमिनेटेड पीपल बेस्ड ऑन रेस, कलर्स। तो ये क्या है भाई? इस सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला और उनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम जो है उसके लिए फाइट किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स, कितने? 30 ईयर्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला को जस्ट बिकॉज ही वॉज फाइटिंग अगेंस्ट सच अ सिस्टम, तो उनको 30 ईयर्स के लिए ही वॉज सेंट टू प्रिजन और जेल। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। नेल्सन मंडेला कहाँ के थे भाई? साउथ अफ्रीका के। तो ये जो उन्होंने फाइट की लाइफ टाइम, इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला उनको, और वो ये था कि 1994 में फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे। क्लियर? एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन। अब देखो, एक जो जगह है, जो भी कंट्री है, वहां पर जो सिस्टम था विच वॉज डिस्क्रिमिनेटिंग पीपल, और फिर एक नया सिस्टम आता है जो कि है डेमोक्रेटिक, पीपल वुड वोट, लोगों के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये क्या होगा? एक ऑल ऑफ अ न्यू नेशन होगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि भाई नेल्सन मंडेला क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, किसके? ऑफ अ न्यू नेशन। ठीक है, ऐसा नहीं नाम चेंज हो गया था जस्ट बिकॉज अब पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, द वे पीपल लुक एट अदर पीपल चेंज हो जाएगा, इसीलिए बोला है कि नेल्सन मंडेला क्या है? न्यू नेशन के प्रेसिडेंट बने। क्लियर? ऑलराइट। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. अब यहाँ पर ये एक एक्सट्रैक्ट गिवन है हमको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से, जो कि क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी। तो उस बुक में से ये एक एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है, जिसे मंडेला ने क्या कहा है? नेल्सन मंडेला ने इसे कहा है द इनॉग्रेशन। अब ये क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? क्या आप सोच सकते हो भाई ये ओकेशन किस बारे में होगा? अगर अभी तक की हम आउटलाइन देखें तो हमें पता चला कि भाई वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तो हो सकता है उनके इलेक्शन से रिलेटेड, या फिर जब वो प्रेसिडेंट बने होंगे तो कुछ पहली चीज जो हुई होगी, या सिस्टम खत्म हुआ हो, मे बी उस बारे में कोई इनॉग्रेशन हो, जितना अभी हमें पता है उस हिसाब से। ठीक है, अब हमें स्टोरी में पता चलेगा कि भाई आगे क्या हो रहा है। Check your guess with this news item from the BBC of 10th May 1994. May 10th 1994 को एक BBC, क्या BBC न्यूज, राइट? तो उसमें से एक आर्टिकल जो है हमको गिवन है जिसमें इनॉग्रेशन के बारे में बातचीत हुई है। चलिए वो आर्टिकल पढ़ते हैं।
अब हम वो आर्टिकल पढ़ते हैं भाई जिसकी बात यहाँ पे हो रही है, द इनॉग्रेशन। ठीक है, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अब ये क्या है भाई, ये आर्टिकल है बीबीसी का, राइट तो अब ये बीबीसी का आर्टिकल है, तो यहाँ पर क्या है, वो टॉपिक, वो हेडिंग दी हुई है सेंसेशनल न्यूज। वो क्या है कि भाई मंडेला बिकम्स द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। भैया ये क्या है भाई, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है आफ्टर 3 centuries, यानी 300 years of rule of white people। यानी सिर्फ white people का रूल था 300 साल तक, और उन 300 साल के बाद अब फाइनली किसी फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट की यहाँ पर बोल सकते हो वेलकमिंग हुई है। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, अभी देखा था भाई अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, एएनसी पार्टी क्या है, नेल्सन मंडेला की पार्टी का नाम। तो उन्होंने कितने टोटल 400 सीट्स जो थी उनमें से 252 सीट्स यही जीते, राइट। सो इट इज व्हाट, मोर देन मेजॉरिटी, 52 सीट्स ज्यादा है, मोर देन हाफ, राइट 200 होती हाफ सीट्स, उससे ज्यादा कितनी 52 सीट्स ज्यादा किनको मिली, इनको, यानी कि बहुत ही अच्छे वोट्स के साथ नेल्सन मंडेला जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हुए 1994 में उसे जीते हैं। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका में आज तक कोई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं हुए थे, बट फाइनली इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका क्या हुए भाई, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और उनमें कौन जीता, एएनसी पार्टी, नेल्सन मंडेला। क्लियर। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today। क्या हो रहा है भाई, आर्टिकल में आज की न्यूज दी गई है, तो इसमें लिखा है कि भाई क्या हुआ, सेरेमनी हुई, कौन सी सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी, कि भाई फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं तो होता है ना, प्लेज वगैरह लेते हैं, तो ये पूरी सेरेमनी कहाँ हुई है, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है, देखो एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ पर देखो स्टेप्स होती हैं, ये सारी क्या है, स्टेप्स हैं, और लोग बैठते हैं, राइट जैसे कि आप स्टेडियम्स में देखते हो, या फिर कभी आप किसी ऐसी जगह गए हो, फॉर एग्जांपल जैसे वाघा बॉर्डर गए हो अगर आप, तो वहां पर भी इसी तरीके से स्टेप्स हैं, और लोग वहां बैठ के पूरी तरीके से जो भी होता है सेरेमनी, जो मार्च पास्ट वगैरह होती है, बहुत ब्यूटीफुल सीन होता है, तो वो देखने को मिलता है, राइट। तो ये जो जगह होती है ना, उन्हें कहते हैं आप एम्फी थिएटर। सो दिस इज वन ऑफ द प्लेस दिस इज नोन एज एम्फी थिएटर। तो ये कहाँ हुआ सेरेमनी, इनॉग्रेशन, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर, कहाँ पर, प्रिटोरिया। क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको भाई, बुक में जो दिया है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। टुडे यानी जिस दिन ये आर्टिकल लिखा गया था 10 मई 1994, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में से 140 कंट्रीज से ज्यादा इन कंट्री से कौन आए थे भाई, लोग आए थे। कौन कौन से लोग, पॉलिटिशियंस जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हो, और डिग्निटरीज यानी वेल नोन पीपल, जो जाने माने लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिग्निटरीज। क्लियर। तो ये जो है पॉलिटिशियंस और डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज देखने को मिले कहाँ पर, नेल्सन मंडेला की सेरेमनी, जो कहाँ पर हुई, यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर प्रिटोरिया। क्लियर, ऑल राइट। Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address। अब आर्टिकल में आगे क्या गिवन है कि भाई जब नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच दी होगी तो उन्होंने क्या कहा, नेवर नेवर अगेन, यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, Will this beautiful land, कौन सा beautiful land, साउथ अफ्रीका का जो लैंड है, this beautiful land experience the operation। ऑपरेशन यानी कि जब कोई बड़ी सुपीरियर पावर या जब कुछ लोग होते हैं वो दूसरे छोटे लोगों को अपने से जो नीचे समझते हैं उनको बोल सकते हो दबाते हैं, तो उसे आप कहते हो ऑपरेशन। एक जो डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है दैट इज ऑल्सो व्हाट, ऑपरेशन। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं भाई कि नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में बोला कि कभी भी आज के बाद अब क्या नहीं होगा, इस ब्यूटीफुल लैंड पे, साउथ अफ्रीका के लैंड पे आपको ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। और वन बाय अनदर, ये डिस्क्रिमिनेशन किससे हो रहा था भाई, एक इंसान दूसरे इंसान को डिस्क्रिमिनेट कर रहा था बेस्ड ऑन सर्टेन थिंग्स, तो अब ये देखने को नहीं मिलेगा, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। फिर आगे का भी कुछ ना कुछ आर्टिकल है, बट दैट नॉट समथिंग दैट जो हमको पता होना चाहिए, राइट। आर्टिकल में न्यूज में सब कुछ देते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, इसीलिए यहाँ क्या दिया हुआ है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कंटिन्यूएशन में आगे का आर्टिकल क्या है, जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया। जुबिलेंट यानी वेरी हैप्पी चीयरफुल थिंग, ठीक है। Scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating
टुगेदर। क्या लिखा हुआ भाई कि बहुत ही हैप्पी, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिले, लोग जो है बहुत हैप्पीली पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द सेरेमनी ऑफ नेल्सन मंडेला। और किन किन ने पार्टिसिपेट किया, वो ब्लैक्स थे, व्हाइट्स थे, कलर्स, यानी कि हर रेस, कलर्स का मतलब ये नहीं कि रेड कलर, व्हाइट कलर, पिंक कलर के लोग, इसका मतलब होता है हर रेस के लोग। पहले क्या होता था भाई, डिस्क्रिमिनेशन होता था बेस्ड ऑन रेस, बट अब ये नहीं होगा। नेल्सन मंडेला ने प्रॉमिस किया है, ही फाइटेड फॉर इट फॉर सो लॉन्ग, और अब फाइनली जो है हर टाइप के लोग यहाँ पर एक साथ सेरेमनी को एंजॉय कर रहे थे। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. क्या लिखा है कि भाई 1 लाख men, women या children जितने भी थे साउथ अफ्रीका के, उनसे ज्यादा लोग जो है गा रहे थे और डांस कर रहे थे, full with happiness. Clear? All right. 10th मई डॉन, 10th क्या लिखा हुआ है कैपिटल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये, राइट इसी दिन इनका फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, इसी दिन से जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है खत्म होना स्टार्ट हुआ, राइट तो यहाँ कैपिटल में मेंशन है आपको 10th। सो 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, डॉन यानी बिगिन हुआ, यानी ये जो 10th में जो है वो बिल्कुल ब्राइट और क्लियरली बिगिन हुआ, एक ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग हुई, ऐसा कह सकते हो। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Inauguration हुआ उसके पहले, यानी 10th मई को जब सेरेमनी स्टार्ट हुई उसके पहले से क्या हो रहा है, नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि जो मॉर्निंग हुई वो बहुत ही ब्यूटीफुल हुई, ब्राइट, क्लियर, और उसके बाद कुछ दिनों से यानी इनॉग्रेशन के पहले 10 तारीख 10th मई के पहले जब से डिसाइड हुआ कि भैया प्रेसिडेंट हैं, उसके पहले से क्या हो रहा है, आई हैड बीन, यहाँ आई कौन है भाई, यहाँ आई है नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला जो हैं उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ सेरेमनी के पहले मेरे पास बहुत से लोग आ रहे हैं, हैड बीन प्लेजेंटली, खुशी से, बिसीच्ड का मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय, यानी कि मेरे जो है चारों इर्द गिर्द जो है कौन थे, कुछ लोग आ रहे हैं, बाय डिग्निटरीज यानी जाने माने लोग जो हैं अब मेरे आसपास जो है मुझे देखने को मिल रहे हैं। क्यों आ रहे थे वो, and world leaders यानी जाने माने, every dignitary from the world who were coming to pay their respects before the inauguration, जो कि मुझे जो है बोल सकते हो ग्रीट करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आ रहे थे from all around the world before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की सॉइल यानी साउथ अफ्रीका के लैंड में कभी भी इतनी बड़ी सेरेमनी फॉर ऑल द वर्ल्ड लीडर्स, फॉर द इंटरनेशनल लीडर्स यानी कि फ्रॉम पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कभी भी इतनी बड़ी सेरेमनी या इनॉग्रेशन साउथ अफ्रीका के लैंड पे नहीं हुआ था। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम ऐसी सेरेमनी देखने को मिल रही थी। क्लियर? The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in प्रिटोरिया। कहाँ हो रही थी भाई ये सेरेमनी, ये हो रही थी ब्यूटीफुल सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होते हैं भाई, डिफरेंट जो रेड येलो जो ये पत्थर होते हैं जिनसे क्या बनती है, बिल्डिंग्स बनती है, जैसे रेड फोर्ट देखा आपने, राइट, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सैंडस्टोन जिससे वो बना है। तो सैंडस्टोन से बना हुआ क्या है, एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर का पिक्चर देख चुके हो, एम्फी थिएटर का यहाँ डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। जब हमने पिक्चर देखा था तो ऊपर रूफ नहीं था, ओपन था, जस्ट लाइक अ स्टेडियम, राइट, with many rows of seats rising in steps typically of ancient Greece and Rome। ये जो है ancient यानी पुराना, जब ग्रीस और रोम स्टाइल होता था आर्किटेक्चर का, उस हिसाब से बनता है ये एक बहुत बड़ा सा स्पेस जिसमें क्या होती हैं, बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, यानी एक स्टेप फिर ऐसे राइज करते हुए ऊपर तक स्टेप्स होती हैं, और ऊपर क्या होता है, रूफ नहीं होता, इसे आप कहते हो एम्फी थिएटर। तो सैंडस्टोन से बना हुआ ब्यूटीफुल सा एम्फी थिएटर था प्रिटोरिया में, जहां पर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। क्लियर? ऑलराइट। For decades, this had been the seat of white supremacy। अब देखो decades क्या लिखा है भाई, कि सालों साल से 300 साल हमने पढ़ा कि वाइट पीपल का ही रूल रहा साउथ अफ्रीका में, तो 300 साल तक इस एम्फी थिएटर की एक एक सीट पर किसका राज था, सुप्रीमेसी किसकी थी, वाइट पीपल की, यानी वाइट पीपल जो है रूल कर रहे थे एम्फी थिएटर की हर एक स्टेप पे फॉर ईयर्स, फॉर डेकेड्स। क्लियर?
and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. बहुत ब्यूटिफुली यहाँ पर लिखा है कि भाई पहले सिर्फ एक कलर यानी कि सिर्फ वाइट पीपल ही दिखते थे एम्फी थिएटर की हर एक सीट पे, बट अब क्या दिख रहा है, रेनबोज ऑफ कलर्स। रेनबोज ऑफ कलर्स का मतलब यानी हर एक रेस, हर एक टाइप के लोग, वो वाइट पीपल हो, वो ब्लैक पीपल हो, या जो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, हर टाइप के पीपल, हर कलर आपको उस एम्फी थिएटर में अब देखने को मिल रहे हैं। तो किससे कंपेयर किया है, रेनबो गैदरिंग। क्लियर? क्यों थे भाई ये लोग गैदर्ड वहां पर, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जो कि पहली गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल होगी, डेमोक्रेटिक, राइट, एंड इट वुड बी नॉन रेशियल, यानी जो भी रेसिस पे बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है अब वो नहीं होगा। On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपनी बता रहे, भाई ऑटोबायोग्राफी है तो अपनी कहानी खुद बता रहे हैं कि उस दिन क्या था, एक ऑटम डे। ऑटम क्या होता है भाई, एक ब्यूटीफुल सा सीजन होता है जिसे आप प्रॉस्पेरिटी, ब्यूटी, इन सब के लिए सिग्निफाई करते हो, राइट। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हो जिस दिन एक नई शुरुआत हो उसे हम कहते हैं ऑटम सीजन, ठीक है। तो वहाँ नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक में कहा है कि ऑन दिस ऑटम डे, ऑन दिस ब्यूटिफुल डे, मैं किसके साथ था, यानी मेरे साथ कौन आया था सेरेमनी में, मेरी डॉटर जिसका नाम है ज़िनानी। तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, ठीक है, नेल्सन मंडेला's daughter. On the podium, Mr. D. Lerk was first sworn in as second deputy president. तो जो पोडियम यानी जहाँ खड़े होके हम बात करते हैं, राइट, पोडियम एंड द माइक इज देयर। तो पोडियम पे क्या हुआ, सबसे पहले एक सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए, और वो कौन थे, मिस्टर डी लर्क। तो आपको नाम पता होना चाहिए कि मिस्टर डी लर्क जो है वो सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाए गए। तो सबसे पहले इनको जो है प्लेज दिलाई गई। क्लियर? तो अभी तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। 10th में 1994 को भाई सेरेमनी हुई, कहाँ हुई, यूनियन बिल्डिंग, एम्फी थिएटर मेड ऑफ सैंडस्टोन, कहाँ, प्रिटोरिया में। नेक्स्ट जो नेल्सन मंडेला है उनको, उनके साथ कौन आया था वहां पर, उनकी डॉटर, राइट, और ऑल ओवर द वर्ल्ड से बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे। नेक्स्ट सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, मिस्टर डी लर्क को। क्लियर? ऑल राइट। देन Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. Second deputy president Mr. D. Lerk, और deputy president किसको बनाया गया, Thabo Mbeki। ठीक है, तो ये नेक्स्ट नेम है जिनको वहां का डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। When it was my turn, अब नेल्सन मंडेला अपने बारे में बता रहे हैं कि जैसे ही मेरी टर्न आई, जैसे ही मेरी बारी आई टू टेक द प्लेज फॉर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने शपथ ली, मैंने प्लेज लिया, क्या, कि भाई मैं जो हूँ ओबे करूँगा और अपहोल्ड करूँगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो रूल्स बने हुए हैं, उन रूल्स को मैं रिस्पेक्ट करूँगा, उनको हमेशा आगे बढ़ाऊँगा और उनको ओबे करूँगा, मानूँगा। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और फिर मैंने प्लेज किया कि मैं अपनी पूरी लाइफ, मैं खुद को डिवोट कर दूंगा, समर्पित कर दूंगा, किसके लिए, फॉर द रिपब्लिक, फॉर द पीपल। क्लियर? टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और जो एम्फी थिएटर में इतने सारे गेस्ट थे और जो लोग टीवी पे देख रहे थे या फिर आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, व्हाटएवर, टीवी आई थिंक थी 1994 तक, तो जो भी न्यूज़ में देख रहे थे तो उन लोगों को नेल्सन मंडेला ने एड्रेस करते हुए क्या कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। आज हम जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है, हम क्या कर रहे हैं, वी कन्फर। कन्फर क्या, एक फॉर्मल सा वर्ड है जिसका मतलब है हेयर गिव। ये कौन है भाई, नेल्सन मंडेला, जो कि अभी हमें स्पीच दे रहे हैं। सो कन्फर मीन्स हेयर, या फिर बोल सकते हो दे रहे हैं, गिव। तो टुडे ऑल ऑफ अस, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, नेल्सन मंडेला, सारे लोग, बाय आवर प्रेजेंस हेयर, यानी यहाँ उपस्थित होकर, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। जो एक नई फ्रीडम, जो एक नई लिबर्टी मिली है, उसको हम क्या कर रहे हैं, वी गिव होप एंड ग्लोरी। ठीक है, कन्फर यानी हम दे रहे हैं, ग्लोरी,
होप यानी सब पॉजिटिव चीजें हम एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं फॉर द न्यू लिबर्टी. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. बहुत ब्यूटिफुली नेल्सन मंडेला ने एड्रेस करते हुए कहा कि अभी तक जो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो सबसे अलग एक बोल सकते हो ह्यूमन डिजास्टर, जो एक पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन कॉज हो रहा था, क्या था भाई वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. तो ये सब देखने के बाद अब हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक ऐसी ह्यूमैनिटी फॉर्म करें, एक ऐसी इंसानियत, एक ऐसे बोल सकते हो जगह फॉर्म करें रहने के लिए जिसके लिए एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी पर्सन, ऑल द ह्यूमैनिटीज विल बी प्राउड. क्लियर? ऑल राइट. We who were outlaws not so long ago. क्या लिखा है? हम लोग क्या थे? Outlaws थे. Outlaws का मतलब क्या होता है? We who were outlaws means because of its policy of apartheid, many countries had earlier broken off diplomatic relations with साउथ अफ्रीका. जस्ट बिकॉज साउथ अफ्रीका में एक अलग ही सिस्टम था जिस पे बेस्ड लोगों को रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. बिकॉज ऑफ दैट क्या हुआ कि लोगों ने जो है रिलेशंस ब्रेक कर दिए विथ साउथ अफ्रीका, और वही यहाँ पे मतलब है किसका? आउटलॉज का. So we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. हम जिनसे पूरे तरीके से रिश्ते टूट गए थे साउथ अफ्रीका से, we were outlaws, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इतने छोटे समय में, क्या लिखा है? नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी बहुत पहले की बात नहीं, अभी रिसेंट की बात है. अब हमें एक रेयर प्रिविलेज मिला है, यानी एक ऐसा चांस मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता है. क्या करने का? टू होस्ट ऑल द वर्ल्ड, ऑल द कंट्रीज. किसके लिए? फॉर ऑन आवर ओन सॉइल, यानी हम वेलकम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किससे? सारे कंट्रीज से जो कहीं ना कहीं हमसे जो है ब्रेक कर चुके थे अपने रूल्स, लॉज, व्हाटएवर बोल सकते हो, रिलेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ द एपिथेट सिस्टम. अब हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए अपने ही सॉइल पे, अपने ही लैंड पे होस्ट कर रहे हैं. क्लियर? We thank all of our distinguished international guests. अब जो है नेल्सन मंडेला, जितने भी लोग वहाँ पर आए थे इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड से, 140 कंट्रीज प्लस से लोग आए थे, तो उनको थैंक यू बोल रहे हैं. इंटरनेशनल गेस्ट यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड से जितने भी लोग आए उनको वो थैंक करते हुए कह रहे हैं फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी. थैंक यू क्यों बोला भाई नेल्सन मंडेला ने? वो थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि आप लोग जो है यहाँ आए, राइट, आप लोग जो है बोल सकते हो साक्षी बने हैं, आप लोग देख रहे हैं किस चीज़ को? अब उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री के लोगों को जो कि क्या करेंगे? अब उनकी एक कॉमन जीत हुई है, एक कॉमन विक्ट्री हुई है, क्योंकि सब चाहते थे कि भाई ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बंद हो, राइट. और फाइनली अब ये लोग जीत चुके हैं, एएनसी पार्टी, नेल्सन मंडेला जीत गए, पूरे पीपल जीत गए. तो क्या लिखा है यहाँ पर कि कॉमन विक्ट्री है सबकी, किसके लिए? फॉर पीस, अब शांति रहेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और सबकी एक रिस्पेक्ट, सबकी एक डिग्निटी मेंटेन रहेगी. और इसके लिए आप सब जो आए हैं, आपकी जो प्रेजेंस है उसके लिए थैंक यू. क्लियर? तो दिस वाज द स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला. वी हैव एट लास्ट, अब क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि हम सब ने, साउथ अफ्रीका के जितने भी लोग हैं, हमने आखिरकार क्या किया है? अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, यानी कि अब हमने फाइनली एक पॉलिटिकल टर्म्स में, राइट, क्योंकि जीत गए ये लोग, तो पॉलिटिकल टर्म्स में हमने क्या अचीव किया है? इमेंसिपेशन, यानी जो रेस्ट्रिक्शंस थे हमारे ऊपर उसके खिलाफ हमारी अब जीत हुई है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई अब जो है मुझे जितने भी लोग हैं अपनी कंट्री के, उनको इन बॉन्डेज से, ये जो बंध गए थे इन चीज़ों में, उन चीज़ों से अलग करना है. और वो कुछ चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 पॉवर्टी, यानी कि जो गरीबी फैली हुई है उसे मैं हटाऊंगा. डेप्रीवेशन, पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ सर्टेन थिंग्स. सफरिंग, जो वो सफ़र कर रहे हैं. जेंडर, जेंडर बेस्ड पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मेल फीमेल, एंड डिस्क्रिमिनेशन, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो उसके खिलाफ. वी हैव बीन गिवन द डेफिनेशन ऑफ डेप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. डेप्रीवेशन, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस
राइटफुल बेनिफिट्स। जब किसी चीज़ से डिप्राइव्ड होते हैं यानी किसी चीज़ की कमी होती है तो उसे आप क्या कहते हो, डेप्रीवेशन। और यहाँ हमने बोला है राइटफुल बेनिफिट्स, यानी कि जिनकी ज़रूरत आपको है उन चीज़ों से अगर आप डिप्राइव्ड होते हो, दैट इज डेप्रीवेशन। एंड डिस्क्रिमिनेशन सबको पता है, जब आप किसी को क्या करते हो, भेदभाव करते हो, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। सो बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली, ठीक है, जब किसी से आपको अलग ट्रीट किया जाए इट मीन्स यू हैव बीन डिस्क्रिमिनेटेड। और नेल्सन मंडेला ने क्या कहा कि इन सब चीज़ों के बॉन्डेज से मैं अपने लोगों को फ्री करूंगा। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और फिर से वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि कभी ऐसा नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे, साउथ अफ्रीका का जो ब्यूटीफुल लैंड है, कि लोगों को कभी भी एक इंसान के द्वारा ऑप्रेस्ड फील करना पड़े या फिर कोई इंसान जो है किसी इंसान को डिस्क्रिमिनेट करे, उसको दबाए या ऑप्रेस करे, ऐसी चीज़ देखने को अब नहीं मिलेगी ऑन द लैंड ऑफ साउथ अफ्रीका। The sun shall never set on so glorious a human achievement। क्या लिखा है कि भाई सन कभी भी सेट नहीं होगा इतनी ग्लोरियस जो अचीवमेंट मिली है उस पे, यानी कि ये जो अचीवमेंट मिली है ये लाइफ टाइम रहने वाली है, ऐसा नहीं होगा कि ये जो अचीवमेंट है यहीं पे खत्म हो जाएगी। लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फ्रीडम को जो क्या बोला है, रेन, रेन यानी कि लेट फ्रीडम रूल, इसका मतलब क्या होता है, रूल करना, यानी कि अब किसका राज चलेगा, व्हाइट पीपल का नहीं, अब चलेगा राज फ्रीडम का, यानी नाउ एवरीबडी विल बी इंडिपेंडेंट। क्लियर, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और उन्होंने अपनी स्पीच जो है एंड की बाय ये कहकर कि गॉड ब्लेस अफ्रीका। क्लियर, सो दिस वाज द कंप्लीट स्पीच ऑफ नेल्सन मंडेला। पूरी तरीके से स्पीच समझ आ गई, उन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं एंड व्हाट आर दोस फैक्ट्स, वो भी हमें समझ आ गए, हमें जो दिमाग में रखना है। क्लियर, ऑल राइट। A few moments later, अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, ये स्पीच वीच हो गई, उसके बाद क्या हुआ, देखो ये ऑटोबायोग्राफी चल रही है तो जो कुछ भी हुआ है वो हमें नेल्सन मंडेला ने यहाँ बताया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सेरेमनी हो गई उसके कुछ देर बाद, a few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। क्या कहा है कि थोड़ी देर बाद हम सब अपनी आंखें जो है देखने लगे, आंखें जो है हमने अपनी ऊपर कर ली, वी लिफ्टेड आवर आईज, और हम स्काई की तरफ देख रहे थे इन ओ। होता है ना कि बिल्कुल किसी चीज़ को आप जब बहुत ब्यूटीफुल होता है तो आप देखते रह जाते हो, उसे आप कहते हो इन ओ हो। क्या देख रहे थे कि साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हैं वो, जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो, और जो ट्रूप कैरियर्स होते हैं वो क्या कर रहे थे, वो एक फॉर्मेशन बना रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। जब भी कोई सेरेमनी होती है बड़ी सी तो यही होता है, वहाँ के जेट्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जस्ट टू शो दैट सेरेमनी जो है सेलिब्रेशन करने के लिए। तो उसी तरीके से ये हो रहा था आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि भाई इनका काम है तो प्रिसिशन के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली करना है, बल्कि ये इसलिए हो रहा था क्योंकि मिलिट्री की भी लॉयल्टी थी भाई, वो लोग लॉयल थे इसके लिए, किसके लिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए, यानी वो लोग भी चाहते थे कि भाई डेमोक्रेसी हो, पीपल की गवर्नमेंट हो, और इसीलिए उन लोगों ने ये एक तरीके से रिस्पेक्ट पे की है टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है वो क्या है, फ्रीली और फेयरली, यानी लोग जो हैं बिल्कुल फ्री होकर अपनी मर्जी से वोट दिए हैं उन्होंने, और फेयरली यानी कोई चीटिंग नहीं हुई है, ऐसी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। और थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि जो भाई मिलिट्री के लोग थे, क्या लिखा हुआ है, जो हाईएस्ट जनरल्स थे ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो जनरल पोस्ट पे थे लोग वो, एंड पुलिस, और वहाँ की जो पुलिस थी साउथ अफ्रीका की, देयर चेस्ट बिडेक्ट यानी कि डेकोरेटेड, बिडेक्ट का मतलब क्या होता है, डेकोरेटेड। इसके पहले स्पेक्टेकुलर अरे मीन्स एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, ठीक है, क्लियर रहता। सो यहाँ पे बिडेक्ट का मतलब क्या होता है, जब डेकोरेटेड, यानी चेस्ट पे क्या थे भाई, सारे मेडल्स लगे हुए थे। फ्रॉम डेज गॉन बाय सल्यूटेड मी एंड प्लेज्ड द लॉयल्टी। और इन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला को सल्यूट किया और उनकी जो लॉयल्टी थी, जो ईमानदारी थी, उसको रिस्पेक्ट देते हुए वो सल्यूट कर रहे थे, ग्रीट कर रहे थे। क्लियर, ऑल राइट।
आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट। अनमाइंडफुल यानी अवेयर ऑफ, अनमाइंडफुल का मतलब होता है कॉन्शियस ऑफ या अवेयर ऑफ यानी पता होना। तो I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrest me। but थोड़े टाइम पहले जो है उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि भाई लोग जो है वो इस तरीके से मुझे सल्यूट करेंगे, बल्कि क्या था, वो तो मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे। और 30 ईयर्स वो प्रिजन में रहे भी हैं। फाइनली अ शेवरॉन, शेवरॉन का मतलब होता है वी शेप, ठीक है, जब एक पूरा वी शेप बन रहा होता है ना उसको हम बोलते हैं शेवरॉन। सो इस तरीके से क्यों बना है, क्योंकि देखो जेट्स का अभी समझ आएगा इस तरीके से वी क्यों बना है, नॉर्मली वी ऐसा होता है राइट, बट यहाँ पर जो हम बात करें ना वहाँ पे वी शेप किस तरीके से बनेगा अभी हम देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स, वहाँ के जो जेट्स हैं उनकी बात हो रही है, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। साउथ अफ्रीका जो नया फ्लैग था, झंडा था, उसके जो कलर्स थे कौन कौन से, ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड, इन्हीं कलर की स्मोक जो है वो जेट्स बिल्कुल छोड़ते हुए जा रहे थे, यानी दे वर फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ फ्लैग इन द स्काई। तो क्या होगा ना, देखो ये डिफरेंट जो जेट्स हैं वो इस तरीके से होंगे, फर्स्ट जेट, फिर ये सेकेंड जेट, फिर यहाँ पर, तो इस तरीके से ये अलाइंड होंगे। तो क्या बनेगा, फाइनली एक वी शेप बनेगा, यानी ये एक जेट, फिर ये दो जेट्स, और फिर यहां से ये जेट स्मोक छोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या बन रहा है, सॉर्ट ऑफ देखो वी शेप बनेगा राइट, इसीलिए किसको क्या कहते हैं, शेवरॉन, क्लियर। और इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के वो स्मोक छोड़ते हुए जा रहे थे, क्यों, क्योंकि ये नए जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उसके कलर्स थे, क्लियर, ऑल राइट। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। अब डे जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुली सिम्बलाइज्ड कैसे हुआ, जब दो नेशनल एंथम्स गाए गए, जो राष्ट्रगान होते हैं वो गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और ये देखना कि भाई वहाँ के जो वाइट पीपल हैं वो कौन सा नेशनल एंथम गा रहे थे, कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, यानी कि इसका मतलब तो हमें नहीं पता, बट इतना तो समझ आ रहा है कि ये अफ्रीकन कोई सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, सॉरी राइट, यानी वाइट पीपल वहाँ अफ्रीका का नेशनल एंथम गा रहे हैं, ये बहुत हुआ ही नहीं कभी वहाँ पर राइट। तो ये जो विजन था वो बहुत ही अलग था। तो ये देखा गया, एक नेशनल एंथम जो है कोसी सिकेलेल आई अफ्रीका, ये गा रहे थे वाइट पीपल, एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, और जो पुराना जो एंथम था डाई स्टैम यहाँ का, वो जो है वाइट पीपल नहीं ब्लैक पीपल बल्कि गा रहे थे। तो ये जो विजन था ना कि अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सब नेशनल एंथम्स गा रहे हैं एक दूसरे के, दैट वाज स्पेक्टेक्युलर। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। Despised का मतलब क्या होता है, had a very opinion of, यानी कुछ लोग जो है इसको हेट करते थे, कुछ लोग पसंद करते थे। तो जो ये ओपिनियन था उनका नेशनल एंथम के लिए, उसके लिरिक्स उनको नहीं आते थे। सो कोई भी वहाँ का ग्रुप, यानी ना तो ब्लैक पीपल ना ही वाइट पीपल का ग्रुप जो है उस नेशनल एंथम के लिरिक्स को जानते थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, बट ऐसा भी वक्त आएगा कि भाई अब सभी गाएंगे नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे के नेशनल एंथम को, तो फाइनली इनको बाय हार्ट बिल्कुल याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा क्या, लिरिक्स ऑफ द नेशनल एंथम, क्लियर, ऑल राइट। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history, यानी मुझे हिस्ट्री का जो पूरा सेंस आ रहा था ना, भाई इतना सब कुछ जो देखा उन्होंने नेल्सन मंडेला ने, उस दिन इनॉग्रेशन पे वो सारी चीज़ें फील करना जो अलग ही हो रही थी, इसकी वजह से नेल्सन मंडेला ओवरवेल्म थे, यानी मोर देन हैप्पी थे। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। ये क्यों बोला उन्होंने कि हिस्ट्री का वो जो सोच के मैं ओवरवेल्म्ड हूँ आज, क्योंकि वो उन्होंने एक सीन भी बताया। हुआ क्या था भाई, किस तरीके से ये डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ, तो ये जो है 20th सेंचुरी का फर्स्ट डेकेड जो था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंगल बॉयर वॉर, यानी कि ये जो सेंचुरी थी 20th सेंचुरी, इसके जो पहले 10 साल थे, जो डेकेड था, उस वक्त क्या वॉर हुआ था, एंग्लो बॉयर वॉर, विच वॉज वेरी बिटर, यानी मे बी पीपल हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ लाइव्स इन दिस वॉर।
एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और नेल्सन मंडेला जी का भी बर्थ नहीं हुआ था, उसके पहले की बात हो रही है, वाइट स्किन पीपल ने क्या किया, जितने भी वाइट पीपल थे उन्होंने पैचअप कर लिया, हाथ मिला लिए, और ब्लैक पीपल के अगेंस्ट जो है एक रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट कर दी, एक रेशियल डोमिनेशन वाली गवर्नमेंट स्टार्ट कर दी, जिसमें बहुत ही बुरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन बिगिन हो गया। वो भी किसके लिए, पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, यानी उनकी खुद के लैंड पे, यानी जो वहाँ जहाँ पर वो रह रहे थे वाइट पीपल, उसी लैंड पे बाकी भी लोग रह रहे थे, बट उन्होंने क्या किया, एक रेशियल डोमिनेशन वाला सिस्टम स्टार्ट कर दिया। तो किस तरीके से रेशियल डोमिनेशन स्टार्ट हुआ वो समझ आ गया है, नेल्सन मंडेला जी के बर्थ के पहले की ये बात है। ऑल राइट, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. अब ये जो वाइट पीपल थे जिन्होंने पैचअप करके भाई ये रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम स्टार्ट किया, तो जो उन्होंने ये स्ट्रक्चर बनाया था, ये जो बोल सकते हो सिस्टम फॉर्म किया था, वो क्या था, वन ऑफ द हार्शेस्ट, यानी सबसे बुरे जो इंसिडेंट्स होते हैं, सबसे बुरे जो सिस्टम होते हैं उनमें से एक सिस्टम, इनह्यूमेन, जिसमें कोई इंसानियत ही नहीं थी, ह्यूमैनिटी ही नहीं थी, बिल्कुल इंसानों का सोचे समझे बिना जो डिसीजंस लिए जाते थे, वो सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और वह एक ऐसी सोसाइटी थी, इनह्यूमेन, हार्शेस्ट, जहां पे सिर्फ डोमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, ऐसी सोसाइटी जो थी उस वक्त बन गई थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब क्या, पहले क्या बात हुई, पहले 10 साल 20th सेंचुरी के, अब जो है 20th सेंचुरी के जो लास्ट 10 ईयर्स है, एंड माई ओन 8th डेकेड एज अ मैन, और मेरा 8 डेकेड यानी कि मेरे कितने बोल सकते हो, डेकेड यानी 10, 8 यानी 8 into 10, 80 ईयर्स, राइट। तो उनकी खुद की 80 ईयर्स की बात हो रही है, एज अ मैन दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर। ये सिस्टम क्या हुआ, ओवरटर्न हो गया है, यानी पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था, वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी, डोमिनेशन था, बट अब बिल्कुल उल्टा हो गया, एवरीबडी इज लिविंग टुगेदर, कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये जो एक ओवरटर्न हुआ है उसकी बात नेल्सन मंडेला जी कर रहे हैं, and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. और पहले सिर्फ कलर, रेस पे जो है डिपेंड करते थे हर एक सिस्टम, हर एक बोल सकते हो डिसीजंस, बट अब एक ओवरटर्न हो गया है। अब कैसी सोसाइटी फॉर्म हो गई है जहां पर हर एक डिसीजन जो है वो लोगों के हित, राइट्स को देखते हुए होगा, ना कि किसी के स्किन कलर को देखते हुए। क्लियर? ऑलराइट। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. और finally वो दिन आ गया उन लोगों के लिए जो बिल्कुल इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग जो है इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी दिन आएगा, राइट, जब ये सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह खत्म हो जाएगा, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी। और वो किन लोगों की बात करें नेल्सन मंडेला, वो लोग जो उनके लोग हैं, यानी जिन्होंने उनका साथ दिया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया और करेज दिखाया, हिम्मत दिखाई, राइट, प्रिजन में जाके रहना, हर चीज़ के अगेंस्ट फाइट करना, इट्स वेरी करेजियस, जो कि हर कोई नहीं करता, बट ये वो लोग थे जिन्होंने करेज दिखाया। और आज वो दिन आ गया था जिसका इन लोगों को बहुत टाइम से वेट था, इंतज़ार था। क्लियर? और ये जो है इट कैन नॉट बी काउंटेड और रीपेड, राइट, और ये जो है इसको काउंट नहीं कर सकते या रीपे नहीं कर सकते हो। जितने भी सैक्रिफाइस इन लोगों ने दिए हैं, जितने भी करेज इन्होंने दिखाया है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो या रीपे नहीं कर सकते हो। क्लियर? आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और मैं उस दिन भी वही फील कर रहा था, वही सोच रहा था जो मैं बाकी के दिनों पे भी सोचता था, फील करता था, कि कैसे साउथ अफ्रीका के जो पेट्रियट्स हैं, यानी जो लोग जो है देशभक्ति से फुलफिल थे, उन लोगों ने मेरा किस तरीके से साथ दिया। एंड हैड गॉन बिफोर मी, यानी वो तो बिल्कुल मेरे आगे ही जा रहे थे, यानी इस देश को, साउथ अफ्रीका को फ्री कराने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए जो उन्होंने मेहनत की है, उन्हीं के बारे में जो है ये नेल्सन मंडेला सोच रहे थे, बाकी दिनों की तरह उस दिन भी। क्लियर? दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी। और वो जो लाइन थी, नोबल लाइन, वो उसी वक्त खत्म हो गई थी, बट अगेन एक नई शुरुआत हो रही है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. Wrought का मतलब देख लेते पहले, old fashioned formal word है done और achieved के लिए। ठीक है, जब हम बोलते हैं ना achieved या किसी चीज़ को पा लिया है, उसको हम पहले बोलते थे wrought। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो रीपे
और काउंटेड की बात हो रही थी ना, या फिर उस दिन क्यों नेल्सन मंडेला इन लोगों के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि उन लोगों ने इस फ्रीडम को पाने के लिए अपनी जान गंवाई थी, दे आर नो मोर, इसीलिए उनकी बात हो रही है कि भाई जितनी उन्होंने मेहनत की, जिस दिन का वो वेट कर रहे थे, वो दिन देखने के लिए ही वो जिंदा नहीं थे, दे वर नॉट प्रेजेंट एट दैट मोमेंट, और इस चीज को नेल्सन मंडेला फील करते हुए हमें भी बता रहे हैं। क्लियर? ऑलराइट। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम था, जो एपिथेट सिस्टम था साउथ अफ्रीका में, इसने क्या किया है, इसने एक वूंड, एक चोट, जिसे आप बोलते हैं घाव हिंदी में, राइट? तो ये वूंड क्रिएट कर दिया है, कहाँ पर? कंट्री में भी और लोगों के दिलों में भी, इन माई पीपल। ठीक है, तो हर किसी के दिमाग में, दिल में, उस कंट्री में ये एक चीज़ तो रही थी कि भाई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और वो जो घाव है, वो जो वूंड है, वो ठीक होगा, बट अब धीरे धीरे। क्लियर? All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और अब हम सब जो है बहुत साल इसी तरीके से फ्रीडम में, फ्रीली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है बिताएंगे, ताकि हम इस वूंड को ट्रीट कर सकें, ठीक कर सकें, रिकवर कर सकें इस वूंड से, इस हर्ट से। क्लियर? बट हो सकता है हम कुछ ईयर्स की बात करें, ज़रूरी नहीं हम जनरेशन्स तक जिंदा रहें, बट ठीक है, कुछ ईयर्स तो हम इस ब्यूटीफुल से लैंड पे ब्यूटीफुल गवर्नमेंट के अंडर स्पेंड करेंगे, ताकि हमारा जो घाव है, जो वूंड है, वो ट्रीट हो सके। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthuli, the Yusuf Dados, and the Bram Fishers, the Robert Sobuquist of our time. इतने सारे नाम दिए हुए हैं, क्या दिया है भाई यहाँ पर, कि ये जो सालों साल जो ऑपरेशन, जो मतलब दबाव था वाइट लोगों का, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, ब्रूटैलिटी यानी कि जो बहुत बुरी तरीके से क्रूअल बिहेवियर होता था, उसकी बात हो रही है कि उन्होंने क्या क्रिएट किया, एक अनइंटेंडेड इफेक्ट, यानी कि ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट वो जो इफेक्ट क्रिएट किया था, एंड दैट वाज इट प्रोड्यूस्ड, और इस इफेक्ट ने ही क्या किया, इन लोगों को प्रोड्यूस किया। ये लोग कौन है अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ नाम दिए हुए हैं नेल्सन मंडेला जी ने कि भाई ये वो कुछ लोग हैं जो इस इफेक्ट की वजह से सामने आए। Men of such extraordinary courage, ये वो लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई थी इस गवर्नमेंट के लिए, इस फ्रीडम को पाने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए। Wisdom and generosity that their life like may never be known again. यानी कि इन्होंने वो करेज, वो विजडम, वो इंटेलिजेंस, वो जेनरोसिटी दिखाई थी इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने के लिए, जो आई डोंट थिंक, यानी नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि आगे अब कभी ऐसा कुछ होगा, या फिर ऐसे लोग जो है रिपीटेडली आएंगे। क्लियर? हमें मीनिंग गिवन है प्रोफाउंड का, विच मीन्स डीप एंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर जो हमने बात की थी ना प्रोफाउंड हर्ट की, इट मीन्स वॉट, बहुत ज़्यादा गहरा घाव, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं भाई ये लोग कौन है। तो हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है, आपकी बुक में गिवन है, जैसे ओलिवर टैम्बू, ये हैं वॉल्टर सिस्लू, चीफ लुथली, यूसुफ डाडू, ब्राम फिशर एंड रॉबर्ट सोब्यूकन। ये कौन है? दीज आर सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट एपिथेट। ये वो लोग हैं जिन्होंने नेल्सन मंडेला का साथ दिया था टू फाइट अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटिंग सिस्टम्स एपिथेट, राइट? यानी कि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इतना करेज दिखाया, पूरी तरीके से अपनी जेनरोसिटी, विजडम दिखाते हुए इन लोगों ने फाइट किया अगेंस्ट द एपिथेट सिस्टम। क्लियर? ऑल राइट। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of कैरेक्टर, और इतना जो बोल सकते हो ना, इतने अच्छे लोग, इतने करेजियस लोगों को आगे आने के लिए, उनका बोल सकते हो वर्ल्ड में सामने आने के लिए, ये तभी पॉसिबल होता है जब इतनी गहरी, इतना गहरा वूंड हुआ हो, इतनी गहरी चोट लगी हो किसी को, ऑपरेशन यानी कि इतनी बुरी तरीके से किसी को डिस्क्रिमिनेट किया होता है, तभी उस वूंड की वजह से वो जो एक इफेक्ट पड़ता है, उस वजह से ही ऐसे लोग सामने आते हैं। नहीं तो खुद से क्यों आएंगे भाई? जिसे को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जिसे कोई तकलीफ नहीं होगी, वो क्यों आगे आके लड़ेगा? यानी ये इतना ज़्यादा सिस्टम जो है डिस्क्रिमिनेट करता था, जिस वजह से ऐसे लोग जो है सामने आए, दे फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. मेरी जो कंट्री है, जो साउथ अफ्रीका है, वो क्यों फेमस है? क्योंकि इसके सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो फेमस हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest
डायमंड्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई मेरी जो कंट्री है वो फेमस किसके लिए है, उन जेम्स, उन मिनरल्स के लिए जो हमारी सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, राइट। बट मैं मानता हूं कि अगर मेरी कंट्री के कोई सबसे ज़्यादा बोल सकते हो फेमस लोग हैं या जिनकी वैल्यू है, वो है मेरे लोग, द पीपल ऑफ माई कंट्री, जो कि डायमंड से भी ज़्यादा प्योर है। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और यही वो लोग हैं जिन लोगों ने स्ट्रगल किया था इस सिस्टम को एंड करने का, और इन्हीं से मैंने इतना करेज, इतनी हिम्मत सीखी है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। और मैंने समय के साथ देखा है कि कैसे कितने मेन और वुमेन अपनी जान दे देते हैं जस्ट बिकॉज वो एक आइडिया जो है उसे फुलफिल करना चाहते हैं। वो भले फ्रीडम हो, वो इस सिस्टम का एंड हो, वो वाइट पीपल की सुप्रीमेसी के अगेंस्ट हो। तो इन चीज़ों के लिए फाइट करते करते नेल्सन मंडेला ने बहुत से मेन और वुमेन को अपनी लाइफ, अपनी जिंदगी देते हुए देखा है। क्लियर? I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. क्या लिखा है भाई, मैंने ऐसे मैन को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल किसी भी चीज़ के अगेंस्ट खड़े हुए हैं विदाउट ब्रेकिंग। यानी ऐसा नहीं कि वो टूट गए, बिल्कुल करेज के साथ, हिम्मत के साथ, और फाइनली इतना कुछ हुआ कि वो हार मान ली उन्होंने। ऐसा कभी नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला जी कहते हैं शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, और उन्होंने क्या दिखाया, एक स्ट्रेंथ और एक रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। यानी कि एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसी क्वालिटी जिसमें आप किसी भी चीज़ के साथ लड़ लेते हो, आप फेस कर लेते हो, और उसकी वजह से जो इफेक्ट आप पे पड़ा है आप उससे भी रिकवर कर लेते हो। तो वो रेजिलियंस जो है वो देखा था नेल्सन मंडेला में, ऐसे लोगों में जो इस डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे विदाउट गिविंग अप, एंड दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, राइट। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। अब वो हिम्मत जो है किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, भाई कोई किसी इंसान में बहुत करेज है तो ऐसा बोलते हैं कि वो डरता नहीं है, बट वो ऐसा नहीं था कि यहाँ के लोगों को डर नहीं था इसीलिए उनमें करेज था, बल्कि बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बट जो वो जीत थी उसके ऊपर, यानी कि उन्होंने जो डर है उसके ऊपर अपनी हिम्मत से काबू पा लिया था, अपनी हिम्मत से जीत गए थे। वो चीज़ थी नेल्सन मंडेला का कहना है। ऐसा नहीं कि उनको डर नहीं था इसीलिए वो करेजियस थे, बल्कि वो अपने डर के ऊपर उन्होंने काबू पा लिया था, वो जीत गए थे डर के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ देयर करेज। इसीलिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि भाई ऐसे लोगों का सैक्रिफाइस जो है वो बहुत ज़्यादा काम आया है, बहुत इंपॉर्टेंट था इस गवर्नमेंट को पाने के लिए। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। ये बहुत अच्छी लाइन है, इस पे आपको कोई भी क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई इसको इलैबोरेट करो। क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ब्रेव यानी जिसमें हिम्मत हो, करेजियस हो, तो ब्रेव मैन या करेजियस मैन वो नहीं होता जिसको डर नहीं है, वन हु डज नॉट फील अफ्रेड, जिसको डर नहीं लगता या जिसी को फियर नहीं है, अफ्रेड नहीं है, वो नहीं होता करेजियस मैन, वो नहीं होता ब्रेव मैन। ब्रेव मैन कौन होता है, ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, जो अपने डर, जो अपने फियर्स को कॉन्कर कर लेते हैं, जीत लेते हैं, काबू कर लेते हैं, वो होते हैं रियल ब्रेव मैन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन जो कि किसी चीज़ से डरता है, ठीक है, और वो किसी चीज़ से डरता है और उसने क्या डिसाइड किया कि नहीं भाई अब मैं फाइट करूंगा, और वो उस चीज़ से बिल्कुल बोल सकते हो काबू पा लेता है, उस चीज़ को, उस डर को काबू पा लेता है, एंड नाउ ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। बट एक इंसान है जो किसी चीज़ से नहीं डरता, तो आप किसको बोलोगे ब्रेव मैन कौन है, ये पर्सन, क्योंकि इसको तो डर लगता ही नहीं था ना, तो ब्रेव कहाँ से हुआ। बट जिस इंसान को बहुत डर लगता है किसी चीज़ से, अफ्रेड होता है, फियर होता है कि भाई पता नहीं क्या होगा, हम इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ेंगे तो हो सकता है हमें मार दें वाइट पीपल, हो सकता है हमको जेल भेज दें, बट वो डर से ये लोग रुके नहीं, बल्कि उस डर को भी इन्होंने काबू पा लिया, दे फॉट विद इट, दे कॉन्कर्ड देयर फियर, और इसीलिए नेल्सन मंडेला इन लोगों को क्या कहते हैं, रियल ब्रेव मैन। क्लियर? ऑल राइट। No one is born hating another person because of the color of his skin और his background और his religion। ऐसा कभी नहीं था कि भाई कोई भी इंसान जो है वो पैदा ही होता है ये सीख के आता है
कि किसी भी इंसान का जो कलर होगा हमसे अलग, हम उससे हेट करेंगे, राइट? या फिर हमारे रिलीजन के अलावा दूसरे रिलीजन का कोई इंसान होगा तो हम उसको हेट करेंगे। ऐसा नहीं होता कि इंसान सीख के आता है, राइट? व्हेन अ बेबी इज बॉर्न, उसको थोड़ा पता है उसको एक ब्लैक पर्सन ने उठाया या व्हाइट पर्सन ने उठाया, तो बेबी को कुछ नहीं पता होता, राइट? ही इज नेवर लाइक कि वो सीख कर आता है पहले से। बट होता क्या है, पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्या लिखा है देखो, कि ऐसा नहीं होता कि ऑलरेडी सीख के आते हैं, धीरे धीरे इंसान सीखता है, राइट? किसी को हेट करना सीखते हो आप, कभी ऑलरेडी सीखे हुए नहीं आते हो। तो यहाँ नेल्सन मंडेला ने बहुत ब्यूटीफुली कहा है कि लोगों को हेट करना सीखना आना चाहिए। यानी कि किस चीज़ को हेट करना है, बुरी आदतों को हेट करो, राइट? वो बुरी क्वालिटीज़ को हेट करो। तो यानी अगर किसी पर्सन ने सीख लिया कि किसी को हेट कैसे करते हैं, तो वो पर्सन वुड डेफिनेटली बी एबल टू लर्न हाउ टू लव। तो उसको प्यार कैसे करते किसी चीज़ को, वो भी सीखना आ जाएगा बहुत ईजीली इफ दैट पर्सन लर्न्स हाउ टू हेट। क्यों? क्योंकि लव जो है बहुत नेचुरली उसी ह्यूमन के पास आता है, देन इट्स ऑपोजिट। उसी ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले जो है किसी के लिए भी लव की फीलिंग आती है, किसी के लिए भी बोलते ना ह्यूमैनिटी, क्या आप हर किसी को पसंद करते हो, वो फीलिंग तभी आती है हार्ट में जब आपको ये पता हो कि हेट किस तरीके से किया जाता है या किसे किया जाता है। Clear? All right. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would push to see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। क्या बोल रहे हैं कि जब मैं और मेरे कॉमरेड्स यानी जो भी उनकी हेल्प कर रहे थे इस सिस्टम के को फाइट करने के अगेंस्ट, जब ये लोग प्रिजन में थे, 30 इयर्स के लिए थे नेल्सन मंडेला प्रिजन में, तो जब ये प्रिजन में थे तो वहाँ के लोग क्या करते थे, दे यूज टू पुश टू द लिमिट्स। यानी कि वो इतनी कोशिश करते थे कि कभी तो हार मान जाए ये लोग, और इनको वो जो अंदर एक फीलिंग है कि हमको ये फ्रीडम चाहिए, वो फीलिंग इनकी खत्म हो जाए, वो लिमिट तक पहुंच जाए, वो कोशिश करते थे। अब हमें यहाँ पे एक वर्ड का मीनिंग गिवन है, पुश टू आर लिमिट्स। इसका मतलब पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आर एबिलिटी टू बी अ पेन। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी को मार रहा है, ठीक है, मारे जा रहा है, फाइनली एक पॉइंट आएगा जहाँ पे उस इंसान को सहन नहीं होगा, राइट? तो यही चीज़ प्रिजन में होती थी कि वहाँ के लोग नेल्सन मंडेला और उनके साथ जो लोग थे, जो उनके कॉमरेड्स थे, उनको पूरी लिमिट तक पुश करते थे, यानी इस तरीके से उनको टॉर्चर करते थे कि वो उनकी एक लिमिट आ जाए जब वो हार मान जाए कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वहाँ तक करते। तो क्या करते थे नेल्सन मंडेला, I would see a glimmer of humanity in one of the guards। फिर उन्होंने एक ह्यूमैनिटी देखी, उन्होंने एक वन ऑफ द गार्ड, वहाँ का जो गार्ड था उसमें उन्होंने एक इंसानियत देखी कि उसको बुरा लगता था जब इनको इस तरीके से टॉर्चर किया जाता था। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, भले वो एक सेकेंड की मैंने इंसानियत देखी, वो ह्यूमैनिटी देखी, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और फिर जो है वो एक छोटी सी अच्छी चीज़, यानी जब आपको पता होता है कि हमें किस चीज़ को हेट करना है, किस चीज़ को लव करना है, यानी यहाँ नेल्सन मंडेला चाहते तो वो सिर्फ नफरत करते वहाँ के लोगों से कि भाई मुझे टॉर्चर करते हैं, बट वो एक सेकंड के लिए जो ह्यूमैनिटी उनको एक वन ऑफ द गार्ड्स में दिखी, उसने क्या किया, उसने नेल्सन मंडेला को सिखाया कि किस तरीके से मुझे कंटिन्यू करना है अपनी फाइट। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। हर एक इंसान में एक गुडनेस की फ्लेम, एक फ्लेम होती है किसकी, अच्छी बातों की, काइंडनेस की, हर किसी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए। तो वो जो फ्लेम है ना, वो क्या बोल रहे हो कि वो छुपी हुई हो सकती है बट बुझ नहीं सकती, वो एक्सटिंग्विश्ड नहीं हो सकती। यानी वो गुडनेस की, वो अच्छाई की फ्लेम जो है वो हर पर्सन में जो है जल रही होती है, बट कुछ लोगों में वो हिडन होती है, दिखती नहीं है, और कुछ लोगों में वो दिखती है, लोग वो बहुत अच्छे से काइंडली बिहेव करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं किसी में अच्छाई होती नहीं है, अच्छाई हर किसी में होती है। क्लियर? ऑलराइट। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर एक की लाइफ में, हर एक इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक ऑब्लिगेशन होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली की, टू हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा की, पेरेंट्स की, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, द वन हु आर मैरिड, उनके लिए अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए एक ऑब्लिगेशन होता है, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरा ऑब्लिगेशन क्या होता है, दूसरा ऑब्लिगेशन, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश के लिए। क्लियर? तो हर एक इंसान के दो ऑब्लिगेशंस है, दो कर्तव्य हैं लाइफ में। पहला कर्तव्य है आपका आपकी फैमिली की तरफ, आपके पेरेंट्स, आपकी जो भी है बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, हर किसी के लिए एक ऑब्लिगेशन है। दूसरा कर्तव्य ये होता है आपकी कंट्री, उस कंट्री के लोगों के लिए। क्लियर?
इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी, एक इंसानियत वाली, एक ह्यूमैनिटी फील्ड अगर कोई सोसाइटी होती है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। हर इंसान जो है इस ह्यूमैनिटी फील्ड, इस बोल सकते हो सिविल वर्ल्ड में हर एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है बहुत अच्छे से, अगर उसका इंक्लिनेशन, झुकाव जो है और उसकी जो एबिलिटीज हैं वो बिल्कुल करेक्टली हो। ठीक है, उसका कितना झुकाव है किस ऑब्लिगेशन की तरफ, उसकी एबिलिटी कितनी है, वो किस तरीके से इन्हें बैलेंस कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि सामने वाला पर्सन जो है इन ऑब्लिगेशंस की तरफ किस तरीके से बोल सकते हो फुलफिल करता है इन ऑब्लिगेशंस को। क्लियर, एक हमें डेफिनेशन दी है, इंक्लिनेशंस का मतलब नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। ठीक है, जो मैंने बोला झुकाव, यानी कि जो एक होता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो हो अपने मम्मी पापा के साथ हो और एक फ्रेंड है, अगर आपको कोई चूज करना हो, किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली मम्मी पापा को चूज करोगे, राइट, क्योंकि आपका इंक्लिनेशन उनकी तरफ है। तो जो झुकाव होता है, जो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बिहेवियर है वो, और जो एबिलिटी है किसी इंसान की, वो बताती है किस तरीके से आप ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करते हो। तो दो ऑब्लिगेशंस क्या है वो यहाँ पर हमें पता चल गया। ऑल राइट, but in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. But एक ऐसे इंसान के लिए जो साउथ अफ्रीका में जो है बर्थ लिया हो जिसने, ठीक है, दूसरी बात वो कौन हो, वो सेम कलर या रेस का हो, जो कि नेल्सन मंडेला यानी ब्लैक पीपल जो उस वक्त कहा जाता था, अगर वो है तो उसके लिए इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना, यानी ऑब्लिगेशन फॉर फैमिली एंड ऑब्लिगेशन फॉर द कंट्री, दोनों को फुलफिल करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन जो कि साउथ अफ्रीका में बर्थ लिया हो, जिसने विच हैज द सेम रेस एंड कलर एज नेल्सन मंडेला. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. साउथ अफ्रीका में अगर कोई भी इंसान, मैन ऑफ कलर यानी ब्लैक पीपल, ठीक है, तो जो डिफरेंट रेस या कलर जिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, अगर उस कलर के इंसान ने कोशिश की एक नॉर्मल इंसान की तरह रहने की, तो उस इंसान को या तो पनिश कर दिया जाता था या आइसोलेट यानी हमेशा के लिए बोलते ना हटा दिया जाता था, अकेला कर दिया जाता था. तो वहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल इंसान की तरह इन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल था. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. अगर किसी भी इंसान ने साउथ अफ्रीका में, जब की बात हो रही है जब डिस्क्रिमिनेशन होता था, कि कोशिश की अगर अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करने की, तो फिर उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था. यानी एक ऑब्लिगेशन को अगर फुलफिल करो तो दूसरी ऑब्लिगेशन से आपको क्या बोलेंगे, हटा ही दिया जाएगा दूसरी जगह से. And was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. और उस इंसान को जो है अकेला रहने के लिए छोड़ दिया जाता था कि खुद अपनी जो है लाइफ जियो with what इनएविटेबली अनअवॉइडेबली, यानी कि अनअवॉइडेबली उसको जो है बिल्कुल कोशिश भी करें ना तो भी आपको वहाँ से हटा दिया जाता था. विद दैट रिबेलियन आप जियो, वो जो आगे आपके अंदर वो जो बोलते हैं ना एक वॉयलेंस है आपके अंदर कि यार ये गलत हुआ, इसके खिलाफ मुझे लड़ना है, उसके साथ अब अकेले रहो. यानी अगर आप एक ऑब्लिगेशन के खिलाफ फाइट करते हो तो दूसरी जगह से आपको हटा दिया जाता था. राइट, यू आर आइसोलेटेड. क्लियर, ऑल राइट. I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. क्या लिखा है कि भाई दो obligations होते हैं, आप अगर एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हो तो दूसरे ऑब्लिगेशन की तरफ से आप कुछ नहीं कर सकते. राइट, तो यहाँ पर पहले तो बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि कभी मैंने ऐसे नहीं सोचा कि मैं अपनी फैमिली की जगह जो अपनी कंट्री के लोग हैं उनको ऊपर रखूँ. राइट, बट धीरे धीरे मैं ये समझा कि जैसे ही मैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए कुछ करने लगा, मैं उनके सपोर्ट में कुछ कर रहा था, वो ऑब्लिगेशन निभा रहा था, तो क्या हुआ, मुझे वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाया मैं जो मेरी फैमिली के लिए था, जो एज अ सन यानी मैं अपने पेरेंट्स के लिए ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाया, एज अ ब्रदर मैं अपने सिबलिंग्स के लिए नहीं कर पाया कोई ऑब्लिगेशन फुलफिल, अ फादर मेरे बच्चे के लिए जो भी नेल्सन मंडेला के बच्चे थे, डॉटर की बात हुई है, एंड हस्बैंड और मैं अपनी वाइफ के लिए भी कोई ऑब्लिगेशन जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था. यानी यहाँ पर जो ये दो ऑब्लिगेशंस की बात हुई थी वो नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं कि जैसे ही मैंने लोगों के लिए, अपनी कंट्री के पीपल के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करना चालू करी फुलफिल, तो फिर मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको फुलफिल नहीं कर पा रहा था. क्लियर, ऑल राइट. I was not born with a hunger to be free.
मैं कभी भी इस तरीके से पैदा नहीं हुआ था कि भाई मुझे ना वो भूख, वो हंगर थी कि मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। आई वॉज नॉट बॉर्न, यानी धीरे धीरे वो सीखे होंगे। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। क्या बोला, देखो बहुत ब्यूटीफुल पैराग्राफ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं जब पैदा हुआ था तब ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ्री होना है, यही चीज़ मैं सोचता रहता था, बल्कि मैं तो पैदा ही फ्री हुआ था, मुझे हर टाइप की फ्रीडम थी। पहली फ्रीडम का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मेरी मदर की जो हट थी, जो झोपड़ी थी, वहाँ पर मैं पूरी फील्ड में फ्रीली दौड़ सकता था, घूम सकता था अपनी मर्जी से, तो मेरे पास वो फ्रीडम थी। नेक्स्ट फ्रीडम क्या थी? फ्री टू इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, फ्री टू स्विम, जो भी क्लियर स्ट्रीम थी, जो पानी था, झरना था, वहाँ पर मैं फ्रीली स्विम कर सकता था। नेक्स्ट, free to roast meals under the stars and eat the broad backs of slow moving bulls, ride on the broad backs of slow moving bulls। तो मैं जो हूँ आसमान के नीचे बैठ के कुछ भी कर सकता था, मैं बुल्स जो होते हैं, तब विलेजेस में बुल्स ही होते, राइट, उस पर बैठ के फ्रीली मैं राइड कर सकता था, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी फ्रीली कर सकता था, यानी आई वॉज बॉर्न फ्री। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जब तक मैंने अपने फादर के लॉज, यानी मेरे पापा जो बोलते थे मैं वो मानता था, I abided by the laws, और जब तक मैं अपनी ट्राइब, यानी जहाँ वो रहते थे वहाँ की जो ट्राइब थी, जो भी कल्चर था, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग चलता था तो हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। I was never troubled by the laws of man और गॉड, यानी कि मैं जो हूँ वो फ्री ही था, तो मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए। बचपन से मुझे हर एक चीज़ की फ्रीडम थी, जब तक मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपने ट्राइब के रूल्स जो है वो फॉलो करता था। क्लियर? ऑल राइट। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion। देखो, जब बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि जब मैं छोटा था तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फ्रीडम चाहिए, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी फ्रीडम थी। वो जब चाहें अपने घर के आसपास जो है दौड़ते थे, कूदते थे, खेलते थे, वो जब चाहें वो स्विम कर सकते थे अपने यहाँ पर जो भी उनकी झरने वगैरह थे घर के पास, जब भी चाहें वो क्या बुल राइड कर सकते थे, राइट। बट वहाँ पर बस उनके ऊपर यही एक चीज़ थी दिमाग में कि जब तक मैं अपने पेरेंट्स के रूल्स और अपने विलेज के रूल्स, अपने ट्राइब के रूल्स फॉलो करता हूँ, कोई ट्रबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट धीरे धीरे उन्हें कब समझ आया कि नहीं यार मैं फ्री नहीं हूँ, जब बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, जब उनको समझ आया कि मेरा जो बॉयहुड फ्रीडम, यानी जब वो बड़े हुए होंगे तब उनको जो फ्रीडम मिलनी चाहिए वो जो भी मिली वो एक इल्यूजन था। इल्यूजन यानी कि जो ऐसा लगता है बट है नहीं, राइट। इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इट इज नॉट रियल, कुछ अनरियल होता है उसको आप बोलते हो इल्यूजन। तो एक इल्यूजन था एक बॉयहुड फ्रीडम उनके लिए। ऐसा क्यों? When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। क्या बोला था नेल्सन मंडेला ने कि ऐसा नहीं था आई वॉज बॉर्न विद द हंगर ऑफ फ्रीडम, राइट। बट जैसे जैसे उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये जो फ्रीडम है वो एक इल्यूजन था, ये फ्रीडम है ही नहीं, राइट। जब वो बड़े हुए तब उन्हें समझ आया कि ये जो मेरी एक्चुअल फ्रीडम है, जो बोल सकते हो जो ये डिस्क्रिमिनेशन वगैरह होते हैं, वो क्या है, वो फ्रीडम नहीं है, राइट। तो वो जब उनको समझ आने लगा, उन्हें लगा कि यार मेरा ये जो फ्रीडम था वो तो इल्यूजन था, यानी इट वॉज नॉट एट ऑल देयर। और फिर उनको समझ आया, फिर वो उनके अंदर एक हंगर जो है डेवलप हुआ फॉर द फ्रीडम। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। बोल रहे हैं जब मैं स्टूडेंट था तो स्टार्टिंग में तो फ्रीडम मुझे सिर्फ अपने लिए चाहिए था कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। कैसे फ्रीडम्स चाहिए होते उनको? ट्रांजिटरी, नॉट परमानेंट। यानी कुछ फ्रीडम्स क्या होता है, हमको लगता है जब हम जैसे कॉलेज में जाते हैं तो अगर हमें नाइट आउट्स अलाउ करना हो या फिर हम पार्टीज जा सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो हमारे हिसाब से वो फ्रीडम होती है, राइट। बट दैट इज नॉट द एक्चुअल फ्रीडम। वो परमानेंट फ्रीडम तो है ना, धीरे धीरे हमारी फ्रीडम्स जो है वो चेंज होती जाती है, जो हमारे वांट होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है नेल्सन मंडेला ने कि ये जो नॉट परमानेंट, जो ट्रांजिटरी फ्रीडम्स थे वो थे मुझे जो चाहिए थे। वो कौन से फ्रीडम्स थे? फ्रीडम फॉर बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, वो फ्रीडम कि मैं रात को जो हूँ बाहर रह सकता हूँ, फ्रीडम होता है वो नहीं, पर उनको वो चाहिए था। रीड वॉट आई प्लीज्ड, वो पढ़ सकूँ जो मुझे पसंद है। एंड गो वेयर आई चोज, और जहाँ मुझे जाना है मैं अपनी मर्जी से जा सकूँ, वो फ्रीडम थी जो उनको खुद के लिए चाहिए थे व्हेन ही वाज अ यंग बॉय।
Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. क्या बोल रहे हैं भाई, धीरे धीरे जब फिर मेरी एज बढ़ती गई, जब मैं एक यंग मैन बना, तब मुझे समझ आया कि भाई मेरे फ्रीडम्स अब चेंज हो रहे हैं. मुझे अब फ्रीडम क्या चाहिए थे, उनको फ्रीडम, जोहानसबर्ग क्या है, एक जगह है साउथ अफ्रीका में, तो वहां पर उनको क्या बोल रहे हैं, आई यर्नड, यानी कि मैं जो हूँ, बोल सकते हो रोता था, लॉन्ग्ड फॉर, जब हमें किसी चीज की बहुत लॉन्गिंग होती है ना, यानी हमको चाहिए ही चाहिए, वो होता है यर्न. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ही यूज्ड टू सल्क फॉर इट, वो रोते थे, रोते इन द सेंस जो टिपिकल टीयर्स उसकी बात नहीं कर रही हूँ, यानी ही वांटेड, बैडली वांटेड क्या, द फ्रीडम. कौन सा फ्रीडम, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, जो बेसिक होते हैं और ऑनरेबल रिस्पेक्टफुल जो फ्रीडम होती है वो उनको चाहिए था. ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं अपना पोटेंशियल अचीव कर सकूं, यानी मैं कुछ बन सकता हूं कि नहीं, वो पोटेंशियल, मैं खुद अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए पैसे कमा सकूं. ऑफ मैरिंग, शादी कर सकूं. एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. और फिर ऐसी फ्रीडम चाहिए थी मुझे, एक ऐसी फैमिली फ्रीडम चाहिए थी जो कि लॉस की वजह से ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, रुके ना. ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, इल्यूजन मीन्स समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट. ठीक है, तो मीनिंग्स भी क्लियर है, तब पार्ट क्लियर है. नेक्स्ट. But then I slowly saw that only was I not free, but my brothers and sisters were not free. बट धीरे धीरे उन्हें क्या समझ आया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे पास फ्रीडम नहीं है, बल्कि मेरे सिबलिंग्स, मेरे भाई बहन के पास भी फ्रीडम नहीं है. राइट, आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed. ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी, उनको क्या लगता था पहले कि भाई सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा होता है कि मुझे फ्रीडम नहीं है. फिर उन्हें समझ आया कि ऐसा नहीं, मेरी फ्रीडम ही है जो कर्टेल यानी रिड्यूस, सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं है जो कम कर दी गई है, लिमिटेड कर दी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. बट उन सबकी फ्रीडम रिड्यूस कर दी गई थी, कर्टेल कर दी गई थी, जो भी उनकी तरह दिखते थे, यानी जिनका भी कलर उनकी तरह था. क्लियर? That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. फिर ही क्या हुआ, उनको जब समझ आया कि भाई ऐसे कानून है, ये डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे यहाँ पर कि जो भी लोग मेरी तरह दिखते हैं उनको फ्रीडम नहीं है, तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं जो हूँ ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा. और फिर मुझे जो है अपनी खुद की जो हंगर थी फॉर द फ्रीडम, फॉर खुद की फ्रीडम, वो जो है लोगों की फ्रीडम से, फिर मुझे समझ आया कि भाई वो लोगों की जो फ्रीडम है वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो फिर उन्हें क्लियर हुआ कि भाई सिर्फ मेरी फ्रीडम ही नहीं, पूरे देश की फ्रीडम के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और तब उन्होंने इस नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया. क्लियर? It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. फिर वही जो फ्रीडम थी ना, जो पूरे लोगों के लिए उनको चाहिए थी, जो खुद के लिए चाहिए थी, उसने क्या किया, दे फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ, यानी कि उनको किस तरीके की फ्रीडम चाहिए थी कि जो भी लोग मेरी जैसे दिखते हैं उन लोगों के पास एक डिग्निटी, खुद की रिस्पेक्ट, ऐसा ना हो कि उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, वो डिग्निटी नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट, उस डिग्निटी वाली लाइफ को जी पाएं मेरी कंट्री के लोग, इसके लिए वो फाइट करने लगे. और इस फ्रीडम की वजह से क्या हुआ, उन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर ली नेल्सन मंडेला की, और उनकी लाइफ जो है एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कि फ्राइटेंड यंग मैन था, जो हर चीज़ से डरता था, अब एक बोल्ड मैन में चेंज हो गया था, यानी द वन जिसको किसी चीज़ का डर नहीं था. क्लियर? दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल. और उसने क्या किया, इस चीज़ों ने उनको ड्राइव किया, यानी लेकर गए फ्रॉम लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जो इंसान लॉज वगैरह फॉलो करता था, उस इंसान से उनको एक क्रिमिनल बना दिया गया. क्रिमिनल इन द सेंस कि वो लॉज तोड़ने लगे. राइट? लॉ अबाइडिंग सही नॉर्मल पर्सन, कोई लॉ तोड़ता है, भले अच्छे के लिए तोड़ रहा है, बट है क्या, वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आता है. तो उन्होंने लिखा है कि भाई इस तरीके से मेरी लाइफ चेंज होने लगी. दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, जो इंसान अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, वो चेंज हो गया इनटू अ मैन विदाउट अ होम. वो एक ऐसे इंसान में चेंज हो गया जिसके पास घर भी नहीं था. दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क. और एक ऐसा पर्सन जिसे जिंदगी से बहुत प्यार था, जिंदगी की जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनसे बड़ा प्यार था, वो चेंज हो गया एक मॉन्क में. मॉन्क क्या होते हैं, ऐसे लोग जो कि नॉर्मल लाइफ में बिलीव नहीं करते. राइट? बोलते हैं कि वो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, मोह माया बोलते हो, उसको छोड़ देते हैं, उन्हें आप कहते हो मॉन्क. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि
भी बहुत ही प्यारा बोल सकते हो कंपैरिजन किया है कि नेल्सन मंडेला ने बोला है जो लाइफ, जो फ्रीडम हमें चाहिए थी, जो डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी, उसका जो हंगर है वो बढ़ता गया और उस वजह से एक यंग फ्राइटेंड मैन एक बोल्ड वन में चेंज हो गया, एक फैमिली लविंग मैन मॉन्क में चेंज हो गया, एक हस्बैंड लविंग हस्बैंड जो है वो किस में चेंज हो गया भाई, एक फैमिली लविंग हस्बैंड एक मैन विदाउट अ होम में चेंज हो गया। यानी जो भी नॉर्मल चीजें होती है ना उससे बिल्कुल अलग लाइफ में चेंज हो गई नेल्सन मंडेला की लाइफ, जस्ट बिकॉज ही वांटेड फ्रीडम फॉर द पीपल, फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज फैमिली। क्लियर? ऑलराइट। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. क्या लिखा हुआ है कि भाई अब मैं इतना ज़्यादा वर्चुअस या फिर इतना सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नहीं हूँ देन द नेक्स्ट मैन, यानी कि बाकी जो इंसान है मेरे साथ वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं ना राइट चीज़ों के लिए, मैं वैसा तो नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय। बट फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि जो एक नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जो पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम थी हमारे पास, वो भी हम इंजॉय नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, फ्रीडम आप डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज इनडिविजिबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो भी चेन्स यानी जो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो भी रोक लगी हुई थी ऑन एनी पीपल, ऑन माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, यानी जो चेन्स हमारे लोगों पे लगी थी ब्लैक पीपल पे, वो जो रोक है वो सिर्फ ब्लैक पीपल पे नहीं बल्कि वो पूरे लोगों पे थी जो भी उस कंट्री में रहते थे। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जितनी भी रोक मेरे लोगों पे लगी हुई थी वो चेन्स मेरे ऊपर भी थी, वो रेस्ट्रिक्शंस मेरे ऊपर भी थी। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और जो इंसान दबाता है, जो restrictions लगाता है, वो person oppressor, उसको भी उतनी ही freedom की ज़रूरत होती है जितना कि oppressed को, जिसने restrictions face किए हैं। यानी अगर वो chains जो oppressed के ऊपर से हटा दी जाए तभी जो oppressor है उसके ऊपर से भी chains हटेगी, यानी उसके ऊपर भी एक चीज़ है जिसकी freedom नहीं है, और वो क्या है? A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो इंसान किसी दूसरे इंसान की आज़ादी, फ्रीडम छीनता है, वो खुद एक हेट्रेड, एक नफरत के पिंजरे में, प्रिजन में जो है कैद है। बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि ऐसा नहीं है कि जो पर्सन जो है दूसरों पे रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वो फ्री हैं, उनके पास हर चीज़ की बोल सकते हो फैसिलिटी है, वो हर चीज़ अपने हिसाब से कर सकते हैं, बल्कि उनको तो हेट्रेड ने, नफरत ने खुद अपने प्रिजन में, अपने जेल में बंद करके रखा है। दे आर केज्ड इन द प्रिजन ऑफ हेट्रेड। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. और ये जो ऑपरेसर्स होते हैं वो तो बल्कि किसके बिहाइंड द बार्स बोलते हैं ना, जेल में बंद हैं, किसके बार्स के बिहाइंड है? प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है? अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन, यानी किसी भी एक प्रॉपर रीजन के बिना जब आपको किसी चीज़ से नफरत हो जाती है, हेट्रेड हो जाता है, यानी यहाँ पर ब्लैक पीपल ने कुछ किया ही नहीं बट फिर भी वाइट पीपल को जो प्रॉब्लम थी, इशूज़ थी, आई डोंट नो व्हाई, कोई रीज़न नहीं था प्रॉपर, उसे कहते हैं प्रेजुडिस। और नैरो माइंडेडनेस, एक छोटी सोच जो है उसके बार्स, उस प्रिजन में ही कैद थे ये ऑपरेसर्स, यानी ये फ्री हुए हैं ब्लैक पीपल, तो वाइट पीपल भी साथ साथ हेट्रेड, नैरो माइंडेडनेस और प्रेजुडिस से क्या हुए हैं? फ्री हुए हैं। क्लियर? ऑल राइट। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम। मैं तब तक पूरी तरीके से फ्री नहीं हूँ, मैं मतलब कोई भी नॉर्मल पर्सन जो है वो तब तक फ्री नहीं होता जब तक वो दूसरे इंसान की फ्रीडम जो है दे नहीं देता। अगर आप किसी और इंसान की फ्रीडम ले रहे हो इसका मतलब आप भी फ्री नहीं हो। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट रीजन फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। सेम वे जब अगर मेरी फ्रीडम ले ली अगर किसी ने तो कोई भी फ्री नहीं है, राइट? The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम होती है। जो ऑप्रेस्ड है यानी जिसके साथ रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं, जिसके ऊपर जिसको बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है, उसकी तो ह्यूमैनिटी ले ही लेते हैं, उसकी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो ले ही लेते हैं, बट खुद की ह्यूमैनिटी भी तो कहीं ना कहीं गई। वो ह्यूमैनिटी गई तभी तो आपने ऐसा इनह्यूमन चीज़ किया। तो जो ऑप्रेसर है, ऑप्रेस्ड है, दोनों ही अलाइक होते हैं। किस सेंस में? रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों की ही ह्यूमैनिटी जो है वो चोरी हो जाती है। क्लियर? ऑल राइट। आप बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि जो पोएट है हमारे वो क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो पोएम है इसका नाम है अ टाइगर इन द जू। अब जिस तरीके से आप पोएम का नाम पढ़ रहे हो तो क्लियर हो रहा है भाई इस पोएम में हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? टाइगर। और वो कहाँ पर है? जू में। तो हम क्या बताने वाले इस पोएम में कि एक टाइगर की कंडीशन या फिर टाइगर की हेल्प से
जो बाकी के एनिमल्स हैं हम उनकी भी कहीं ना कहीं कंडीशन देख पाएंगे कि किस तरीके से उनकी कंडीशन वैरी करती है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, और किस तरीके से उनकी कंडीशन वैरी करती है जब वो एक केज में, एक जू में होते हैं। क्लियर? तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम जो है लिखी है किसने? पोएट लीजली नॉरिस ने। अब ये पोएट जो है ये बहुत ही बेहतरीन पोएट है, बहुत ज़्यादा नोन है फॉर हिज राइटिंग्स, और वन ऑफ द पोएम्स जो इनकी बहुत नोन है वो है टाइगर इन द जू। ठीक है, अब टाइगर इन द जू में बहुत ब्यूटिफुली दो कॉन्ट्रास्ट देखे गए। वन इज द सिचुएशन ऑफ टाइगर व्हेन ही इज लिविंग इन हिज नेचुरल हैबिटेट, फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं भाई नेचुरली टाइगर्स, और एक कंडीशन बताई जा रही है जब टाइगर को इंसानों ने, ह्यूमंस ने, जस्ट फॉर द प्लेजर, जस्ट फॉर यू नो बीइंग दैट स्पेक्टेटर, वो देखने के लिए, ऑडियंस बन के जू में क्लैप करने के लिए कि भाई एक टाइगर को हम देख पा रहे हैं वो भी केज में बंद, इसलिए हम एक टाइगर को क्या करते हैं? अपने नेचुरल हैबिटेट से एक केज में बंद कर देते हैं। अगर अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इतना क्या बड़ा डिफरेंस है, तो हम ये एग्जाम्पल अपने ऊपर लेते हैं। सपोज अभी हम कहाँ रहते हैं भाई? नेचुरली अपने घर में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हम फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं। आज मन हुआ मॉल जाना है, मॉल चले जाते हैं, आज मन हुआ पार्क जाना है, पार्क चले जाए, मन हो रहा है भाई सोना है, सो जाओ, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हर एक चीज़ हमारे हिसाब से है, हम फ्री हैं। और इसी जगह अगर आपको मैं पूरे एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए एक प्रिजन में, एक केज में बंद कर दूं, एक कमरे में बंद कर दूं, और अपनी मर्जी से जो मुझे कराना है वो मैं कराऊं आपसे कि भाई डांस करो, लोग देखने आ रहे हैं, खड़े हो जाओ, ठीक है, एक ऑडियंस को भेजूं मैं जो क्लैप कर रहे हैं आपको देखकर, तो ये जो है सिर्फ एक दिन का, आपको सोच के भी लग रहा होगा कि भाई ये कितना भयानक है, राइट? हाउ स्कैरी इट इज। जस्ट इवन इफ वी आर इमेजिनिंग सच अ सिचुएशन वी फील कि भैया कितनी ज़्यादा स्कैरी सिचुएशन हो सकती है, राइट? तो सिमिलरली इमेजिन करो भाई हम एक दिन के लिए सोच नहीं पा रहे, वो तो टाइगर है, टाइगर द एनिमल हु इज नोन फॉर हिज फ्रीडम, दैट यू नो करेज, वो जो एनिमल है जो हर एक पॉजिटिव, एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के लिए जाना जाता है, उसे आपने केज में बंद कर दिया, आपने यानी ह्यूमंस ने, राइट? एक केज में बंद कर दिया है जू में, तो इमेजिन उसकी कंडीशन क्या होती होगी। नॉर्मली टाइगर्स क्या करते हैं भाई? वो अपनी आवाज़ की वजह से, वो जो रोर करते हैं, वो जो एक आवाज़ होती है उनकी, उससे लोगों को डराते हैं, अपनी मर्जी से कभी भी अपना शिकार पकड़ते हैं, राइट? जंगल में जो करना करते हैं, राइट? घूमते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, खाते हैं। बट अब उन्हें एक केज में बंद कर दिया है, हर एक चीज़ ह्यूमंस के हिसाब से होगी। जब देखो, जब कोई ना कोई ऑडियंस आती है भाई, कोई ना कोई स्पेक्टेटर आता है, लोग आते हैं और उनको देखते रहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ना, वो पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली इस पोएम में हमें बताई है। डिफरेंट स्टैंजाज हैं, किसी स्टैंजा में टाइगर जू में है, किसी स्टैंजा में टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है। हम धीरे धीरे मीनिंग समझ के ये देखेंगे कि कौन से स्टैंजा में टाइगर को एक जू में इंडिकेट किया है, कन्वे किया गया है, और कौन से स्टैंजा में एक टाइगर को अपने नेचुरल हैबिटेट में बताया गया। क्लियर? तो हम पूरी पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे, देन वी विल सी अ शॉर्ट समरी ऑफ द पोएम, और फाइनली कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपकी पोएम अ टाइगर इन द जू से रिलेटेड है, गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, वो हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट एंड द पोएम, एंड देन लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन समरी ऑफ द पोएम। क्लियर? ऑल राइट। द पोएम अ टाइगर इन द जू, क्या नाम है भाई पोएम का? अ टाइगर इन द जू, इज रिटन बाय लेज़ली नॉरिस। किसने लिखा है? लेज़ली नॉरिस ने। कौन है भाई वो? ये है भाई द पोएट लेज़ली नॉरिस हु हैज रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। जॉर्ज लेज़ली नॉरिस, इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज लेज़ली नॉरिस वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोएट एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक वेल्श पोएट हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज और ब्यूटीफुल पोएम्स के लिए। तो ये तो हो गया भाई छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट। आप देख भी पा रहे हैं हु इज नॉरिस, राइट? Now this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. अब इस पोएम में हो क्या रहा है? इस पोएम में एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। जब टाइगर जू में है और जब टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, वो जो दो कंडीशंस हैं उनमें एक कॉन्ट्रास्ट जो है पोएट ने बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट किया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। क्या हो रहा है भाई? बिगिन तो क्या हो रही है टाइगर की कंडीशन तब जब टाइगर जू में है, तो वो जो जू वाली कंडीशन है ऑफ द टाइगर, वहां से धीरे धीरे हम मूव करते हैं टाइगर की कंडीशन इन द जंगल में, एंड बैक अगेन टू द जू। और जब वो हम एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं कि भाई टाइगर जंगल में क्या कर रहा होता है, फिर हम वापस से उसकी कंडीशन एक जू में कंपेयर करते हैं। द पोएट एक्सप्लेन्स व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल. The poet has tried to explain about the condition of animals that are caged by human beings for their own
फन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, जस्ट बिकॉज ह्यूमन बींग्स को वो 10-15 मिनट्स का बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट मिल जाता है बाय जस्ट लुकिंग एट एन एनिमल केज्ड। तो क्या होता है भाई, उसलिए आप एक एनिमल को एक प्रिजन में बंद कर देते हो। समथिंग विच इज आई डोंट नो, एक इनह्यूमेन एक्ट है जो हम जू में एनिमल्स को जाके देखते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है कि आज हम जू गए थे, हमने एनिमल्स, टाइगर को देखा, सबसे ज्यादा खुशी तो इसी में होती है भाई टाइगर को देखा, राइट। तो ये सारी जो एक्टिविटीज है, इन छोटे छोटे फन के लिए ह्यूमन क्या करते हैं भाई, एक टाइगर को जो कि फ्रीडम डिमांड करता है, जिसे जो है क्रिएटर द गॉड ने फ्रीली घूमने के लिए जंगल में क्रिएट किया है, उसे हम लेकर क्या करते हैं, केज में रख देते हैं, प्रिजन में रख देते हैं, जू में रख देते हैं। क्लियर। तो ये जो एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट है टाइगर का इन द जू एंड इन द नेचुरल हैबिटेट फॉरेस्ट, वो हम देखने वाले हैं इन दिस पोएम। सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet, quiet in his quiet rage. पहले स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं भाई, he stalks in his vivid stripes. Vivid stripes क्या होती हैं, intensely deep and bright. टाइगर की अगर स्ट्राइप्स देखो, जो पट्टियां धारियां बनी होती हैं, वो बहुत ही इंटेंस ब्राइट होती हैं, तो वो हमें टाइगर की स्ट्राइप्स देखने को मिल रही हैं। The few steps of his cage, केज क्या है भाई, पिंजरा, यानी कि यहाँ पर टाइगर कहाँ पर है, एक जू के अंदर है, एक प्रिजन में कैद है। तो फर्स्ट स्टैंजा क्या है भाई, पोएम स्टार्ट कहाँ से हुई है, टाइगर कहाँ पर है, पहले जू में। तो हम बता रहे हैं भाई टाइगर की जो स्ट्राइप्स हैं बहुत ज्यादा विविड है, डेंस है, बिल्कुल इंटेंस है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो केज में बंद है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वायर, जो टाइगर के पॉज होते हैं भाई, जो पैर होते हैं वो नीचे से बिल्कुल बहुत सॉफ्ट होते हैं, जस्ट लाइक अ वेलवेट। तो यहाँ पर वही बोल रहे हैं पोएट, जो उनके जो पैड्स हैं वेलवेट की तरह, इन हिज क्वाइट रेज। और है क्या वो शांत बैठा है, टाइगर जो है केज में बंद है, तो ऑब्वियसली डांस तो करेगा नहीं कि भाई वाह मुझे केज में बंद कर दिया। सो ही इज क्वाइट, बट वो शांत सिर्फ सामने से है, ऊपरी तौर पे है, वर्बल तौर पे है, वो अंदर से क्या है, रेज से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ पर बंद कर दिया है। एक टाइगर जिसको हम इमेजिन करते हैं एक फ्री एनिमल की तरह, जिससे ह्यूमंस डरते हैं, अब उन्हें क्या कर दिया भाई, केज में बंद कर दिया है। तो समवेयर वो क्वाइट तो है, शांत तो है, बट अंदर ही अंदर वो एक गुस्सा है टाइगर के अंदर। क्लियर। तो चलिए जू में हमने एक कंडीशन देख ली है टाइगर की। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड स्टैंजा। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब हम क्या बोल रहे हैं कि he should be lurking in shadow. He should remain hidden so as to wait for someone or something. Lurking का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज के पहले जो है पीछे जो है छुप जाते हैं, क्योंकि हम किसी चीज का वेट कर रहे होते हैं, किसी इंसान का वेट कर रहे होते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है lurking. तो टाइगर क्या है, टाइगर जो है शैडो में, छाव में जो है कहीं लर्क कर रहा है, यानी छुपा हुआ है। अब छुपा हुआ है इसका मतलब अब टाइगर कहाँ है, वो जंगल में, ठीक है, अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जू में नहीं है। तो फर्स्ट स्टैंजा जू की कंडीशन बता रहा था, अब हम मूव कर रहे हैं टाइगर की कंडीशन जंगल में क्या है उस पे। तो वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा होता है जंगल में भाई, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, वो शैडो में जो है छुपा हुआ होगा किसी ना किसी चीज का या किसी का वेट करते हुए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास जो है घास है, बिल्कुल जंगल है पूरा प्रॉपर, उसमें स्लाइड करते हुए। नियर द वाटर होल, जहां पर क्या है, पानी का किनारा है वहां। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प यानी बिल्कुल मोटा ताजा, क्या डियर पास करता है, हिरण पास करता है। यानी यहां हम बोल रहे हैं कि टाइगर अगर जंगल में होता तो वो किसी ना किसी चीज के पीछे छुप कर अपने शिकार का वेट कर रहा होता, अपने प्रे का वेट कर रहा होता। और यहाँ प्रे क्या है टाइगर का, एग्जाम्पल क्या दिया है पोएट ने, एक डियर, एक प्लम्प डियर, एक बिल्कुल मोटा ताजा डियर, तो उसका वेट कर रहा होता। यानी केज में वो चुपचाप बैठा हुआ है, एक छोटा सा प्रिजन है, चलना भी होगा तो कितनी 2-3 स्टेप्स चल पाएगा, राइट, और बिल्कुल शांत है, बट अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा रेज भरा हुआ है। बट वहीं हम जंगल की तरफ मूव करें तो जंगल में टाइगर की कंडीशन क्या होगी, वो फ्रीली जो है अपनी मर्जी से कहीं पे भी खड़े होके, बिल्कुल वाटर होल हो, ग्रास हो, वो कहीं पे भी हो, एक शैडो के इधर खड़े होकर ही कैन लर्क, वो वेट कर सकता है और अपना प्रे अपनी मर्जी से कैच कर सकता है। क्लियर। तो ये थी टाइगर की कंडीशन इन द jungle, in the natural habitat. He should be snarling around houses at the jungle's edge,
bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब यहाँ पे भी हम किसकी बात करें भाई, कि टाइगर का नॉर्मल जो टेंडेंसी होता है, यानी अभी भी हम टाइगर की बात कर रहे हैं एक नेचुरल हैबिटेट में, यानी दिस स्टैंजा ऑल्सो टॉक्स अबाउट नेचुरल हैबिटेट नॉट द केज, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, ही शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, जंगल के इधर जो भी घर होंगे वहां वो क्या कर रहा होगा, स्नाल कर रहा होगा। स्नाल का मतलब क्या होता है, मेक्स एन एंग्री और वार्निंग साउंड। एक होता है ना वो टाइगर का जो साउंड होता है, एक तरीके से क्या कर रहा है वो लोगों को जो है बता रहा है भाई, कन्वे कर रहा है कि मैं आ गया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है टाइगर अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होगा तो ही वुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास अपनी जोर जोर से आवाजें कर रहा होगा। एट द जंगल्स एज, कहां पर, अपने जंगल के बिल्कुल एज पे खड़े होके वहीं से बिल्कुल आवाज आ रही होगी, राइट, घरों तक। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स क्या होते हैं भाई, ये होते हैं फैंग्स, यानी जो इनके दांत होते हैं टाइगर को उसको बोलते हैं फैंग्स। तो क्या कर रहे होंगे, बेरिंग यानी अनकवर, यानी अपना मुंह खोलते होंगे, अपने फैंग्स दिखाते होंगे, अपने क्लॉज दिखाते होंगे, टेरराइजिंग द विलेज, और जो गांव के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, उनको टेरराइज यानी डराते होंगे, राइट। यानी कि केज में बैठा हुआ जो टाइगर है उसे आप क्या कर रहे हो, आप देखते रहते हो, राइट, वो कुछ नहीं कर सकता। बट जब नॉर्मली टाइगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो आप उससे डरते हो, जिसने उसको केज में बंद किया है ना, वही डरते हैं टाइगर से, राइट। तो टाइगर अगर अपने नेचुरल हैबिटेट में होता तो अपनी फ्रीली अपनी आवाज से गांव के लोगों को डरा सकता है, अपने फैंग्स, अपने क्लॉज जो है अनकवर कर सकता है, और फाइनली लोगों को टेरराइज करता है। क्लियर। तो उसकी एक कंडीशन कहां देख रहे हैं हम वापस, नेचुरल हैबिटेट में। लेट्स सी द नेक्स्ट स्टैंजा। But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. अब क्या है, अब हम पहुंच गए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट यानी सीमेंटेड, ठीक है। तो एक केज बना हुआ है, पिंजरा बना हुआ है, जो कि किसका बना है, सीमेंट का। तो पहले तो ये जंगल के एज पे, जंगल के कहीं पे भी किनारे पे घूमता रहता है, डराता है लोगों को। बट अब क्या कंडीशन है भाई, अब तो वो केज में बंद है, ठीक है, जो कि किसका बना है, कंक्रीट का, यानी वो तोड़ भी नहीं सकता, सीमेंटेड है। वहां वो क्या कर रहा है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, यानी टाइगर की जो भैया ताकत देखने को मिल रही है, जो वो लोगों को टेरराइज कर रहा था इन द प्रीवियस स्टैंजा, हमने देखा कि जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता है, जंगल में होता है, ही कैन टेरराइज पीपल, अपनी ताकत से लोगों को डराता है। और अब वो ताकत कहाँ बंद है, बिहाइंड द बार्स, यानी नाउ हिज स्ट्रेंथ इज लॉक्ड, केज्ड बिहाइंड द बार्स। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, पहले जो भी विजिटर अगर जंगल के आसपास उसको दिखता होगा तो वो टेरराइज करता है, टाइगर डराता है। बट अब क्या हो रहा है, अब जो स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, अब जो विजिटर्स आ रहे हैं जू में उसको देखने के लिए, अब वो उनको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकता। ही कैन नॉट स्नाल ओवर देम, वो आवाज नहीं कर सकता, वो चिल्ला नहीं सकता, वो लोगों को टेरराइज नहीं कर सकता, बल्कि वो बंद है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बार्स के पीछे बंद है। एंड नाउ ही इज सिटिंग क्वाइटली एंड इग्नोरिंग द विजिटर्स। क्लियर, ऑल राइट। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. Last stanza जो है ये again जो है हम केज में बात कर रहे हैं about द टाइगर, कि पिंजरे में वो लास्ट जो आवाज सुनता है, देखो सुबह से लेके कितने विजिटर्स आते हैं, उनके जो मास्टर्स होते हैं जो उनको टेम करते हैं वो आते हैं, तो यही सब वो देखता रहता है पूरे दिन। फाइनल जो वॉइस है, जो लास्ट आवाज सुनता है टाइगर रात को, वो किसकी होती है, पेट्रोलिंग कार्स की। पेट्रोलिंग यानी कि जो पूरी तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे होते, देख रेख कर रही होती है कार्स, पुलिस कार्स बोल सकते हो। तो उन पेट्रोलिंग कार्स की वो आवाज सुनता है देर रात को, आखिरी आवाज। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और अपनी ब्यूटीफुल ब्रिलियंट ब्राइट आईज से टाइगर जो है वो घूर रहा होता है, स्टेयर कर रहा होता है स्काई पे, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, क्या देखते हुए, जो ब्रिलियंट तारे हैं, जो स्टार्स हैं वो देखते हुए। तो यहाँ क्या समझ रहा है भाई, बिगनिंग होती है भाई मास्टर वगैरह को देखते हुए, एक जो स्ट्रेंथ है टाइगर की वो बार्स के पीछे बंद है, विजिटर्स आते हैं उनको वो देखता रहता है भाई, इग्नोर करता है, विजिटर उसको देखते, पूरा दिन सिर्फ यही चलता है। और फाइनली उसके पास बचता क्या है, रात को भी उसके पास और कुछ नहीं है, बल्कि दो ही चीजें हैं, एक वो लास्ट जो वॉइस है वो सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की, और फाइनली स्काई की तरफ जो है स्टार्स को देखता रहता है। सो दिस वॉज द कंप्लीट पोएम बाय द पोएट लेज़ली नॉरिस। तो हमें क्या देखने को मिला भाई इस पोएम में, कि हम जो है वो फील कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि एक टाइगर की कंडीशन नेचुरल हैबिटेट में जो होती है उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट कहाँ देखने को मिलती है, टाइगर की कंडीशन इन अ केज, यानी जहां वो
खड़ा रहता है भाई जंगल में, वहां कोई भी आ जाए तो वो इंसान डर जाए, राइट। बट यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इंसान ही उसको बंद करके रख रहे हैं और उसको देखते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं चुपचाप बैठा रहता है इन द केज। यानी जो उसकी क्वालिटीज है टाइगर की, बेसिकली वो स्ट्रेंथ, वो बोल सकते हो कि वो इतना पावरफुल होता है टाइगर, वो स्ट्रेंथ बिल्कुल ऑपोजिट देखने को मिलती है व्हेन ही इज कॉट इन अ केज। क्लियर। तो हम ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन हम किसी एनिमल की पूरी लाइफ चेंज कर दे रहे हैं, अपने हिसाब से उनकी लिबर्टी छीन रहे हैं, फ्रीडम छीन रहे हैं। जैसे नेल्सन मंडेला का जो आपने चैप्टर पढ़ा, अगर उस चैप्टर में आप किसी ह्यूमन की कंडीशन समझ पा रहे हो कि किस तरीके से ह्यूमंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था बेस्ड ऑन कलर, रेस, राइट, तो वो ह्यूमंस नहीं सहन कर पाए तो उन्होंने वॉइस उठाई। बट यहाँ एनिमल्स क्या करेंगे, एनिमल्स को तो केज में रख दिया जाता है, दे कांट डू एनीथिंग, वो एक रिवोल्यूशन तो क्रिएट कर नहीं सकते, राइट, नारे तो लगा नहीं सकते। बट हमें समझने की जरूरत है कि जब हम ह्यूमंस ही फ्रीडम के बिना नहीं रह सकते तो कैसे आप एनिमल्स को केज करके रख रहे हो, उनकी फ्रीडम छीन रहे हो। क्लियर। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, ब्यूटीफुली सारी चीजें डिपिक्ट की है पोएट ने, एंड आई लव द पोएम। आई होप यू ऑल्सो वुड हैव गॉट द आइडिया कि पोएम किस बारे में। क्लियर। अब जल्दी से एक शॉर्ट सी समरी देख लेते हैं ताकि सारे पॉइंट्स जो हैं हम कवर कर लें एक बार में। क्लियर। ऑल राइट। So the summary of Tiger in the Zoo is, the poem explains the situation of tiger in the zoo. The poet narrates a tiger's erstwhile life in the jungle when he has been a free animal and now when he is caged in the zoo. यहाँ पर जो पोएट हैं लेज़ली नॉरिस, उन्होंने क्या बताया है भाई कि एक टाइगर की कंडीशन डिपिक्ट की है, उन्होंने इंडिकेट की है एक केज में और एक जंगल में। तो उन्होंने जो है टाइगर की एक बहुत ही पुअर कंडीशन, एक सैड सिचुएशन बताई है व्हेन ही इज इन अ केज, और जब वो जू में होता है, देन कंपेयर्ड टू जब वो अपनी नेचुरल कंडीशंस जंगल में देखा जाता है। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle. सबसे पहला स्टैंजा कहाँ है, जू में, राइट, और फिर हम धीरे धीरे जंगल पे मूव करते हैं। तो जो पोएम है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम जू, फिर जंगल पे मूव करती है, एंड देन अगेन हम जू वाली कंडीशंस पे आ जाते हैं, एंड बैक अगेन टू द जू। ऐसा क्यों किया है भाई, देखो जू की कंडीशन सुनते हो, ठीक है, समझ आता है, फिर जैसे ही जंगल वाली कंडीशन सुनते हो तो आपको समझ आने लगता है अरे हाँ यार इसकी कंडीशंस तो बिल्कुल ऑपोजिट है, एंड देन अगेन आपको जू वाली कंडीशन पे ले जाया जाता है ताकि आप वो फील कर सको कि भाई किस तरीके से बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस है टाइगर की, एंड ही इज इन सच अ पुअर कंडीशन. The poem provides a contrast in the mood and environment of a tiger when he is in the zoo and tiger when he is in the forest. टाइगर का जो मूड होता है, राइट, बिल्कुल साइलेंट है केज में, और वहीं वो जंगल में होता है तो बहुत खतरनाक होता है, राइट। तो वो जो मूड है, जो इन्वायरमेंट है, जो उसको नेचुरल हैबिटेट में इन्वायरमेंट मिलता था, जो केज में इन्वायरमेंट मिलता है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है। कहाँ वो लोगों को टेरराइज करता है, कहाँ यहाँ पर लोग उसको देख देख के क्लैप कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं। तो ये जो मूड है, जो इन्वायरमेंट में चेंज है, वो डिपेक्ट किया गया है इस पोएम में ऑफ द टाइगर. In the zoo, he has a freedom. He is kept in a cemented cell behind the bars. In the zoo, he has no freedom. जो टाइगर है उसको जू में बिल्कुल भी लिबर्टी, बिल्कुल फ्रीडम नहीं होती है, बल्कि उसको एक सीमेंटेड सेल में रखते हैं, एक कॉन्क्रीट सेल में रखते हैं. He feels angry, frustrated and हेल्पलेस. बिल्कुल रेज है उसके अंदर, एक गुस्सा है, बट वो साइलेंट है. यानी वो एंग्री तो है, उसे बहुत बुरा लगता है, बट वो हेल्पलेस है. ही कांट डू एनीथिंग. This reminds him of his natural habitat, his hiding and sliding in the long grass near the water hole and pouncing upon the fat deer. और ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे थे जंगल में, ये एक तरीके से टाइगर के दिमाग में आती होंगी कि किस तरीके से मैं फ्री था, मैं जंगल में हाइड करता था, मैं स्लाइड करता था ग्रासेस में, मैं पाउंस यानी कि झपटता था किसको, अपने शिकार को. यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है एक प्लम्प डियर, एक फैट डियर का. द वे ही टेरराइज्ड द विलेजर्स, किस तरीके से वो विलेजर्स को डराता था अपनी आवाज से. डिस्प्लेइंग हिज शार्प टीथ एंड क्लॉज, और अपनी शार्प टीथ जो उनके फ्लैंक्स हैं और क्लॉज है वो दिखा दिखा कर वो लोगों को डराया करता था. और उसी जगह क्या हो रहा है जू में, जू में वो खुद बंद है, शांत है और ये सब चीजें नहीं कर सकता. इन शॉर्ट ही इज टोटली हेल्पलेस. At night in the zoo, he hears the sounds of patrolling cars. Last stanza में क्या बोला है कि भाई लास्ट में क्या होता है, फाइनल वॉइस जो वो सुनता है टाइगर, वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की, राइट. The tiger in the zoo appears
helpless so as to be a mere showpiece and source of entertainment to people. और फाइनली अब वो क्या रह गया भाई, मियरली वो एक शो पीस है जू में, जिसे भाई लोग देखने आते हैं, पैसे खर्च करते हैं जस्ट टू सी अ टाइगर. तो अब टाइगर की जो इतनी क्वालिटीज थी उन सबका कोई मतलब ही नहीं है, वो एक शो पीस बन के रह जाता है इन द जू, और लोग आते हैं और सिर्फ उसको देखते रहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट. The poet wants to convey that it is cruel to keep wild animals in small enclosures of the zoo away from their natural habitat. पोएट हमें इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि कितना क्रूअल बिहेवियर है, कितना बैड बिहेवियर है एक टाइगर, बल्कि किसी भी वाइल्ड एनिमल को जिसकी आदत होती है इतने बड़े एरिया में घूमने की, एक बिल्कुल फ्रीली रोम करने की इन द जंगल, उसे हमने एक छोटे से इंक्लोजर में, छोटी सी स्पेस में बंद करके रख दिया है. एंड दिस इज अ वेरी क्रूअल बिहेवियर ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन बींग्स. They feel angry, helpless and unhappy in the cage. उनको किस तरीके से फील होता होगा भाई, वो खुश नहीं है, साइलेंट है, बिल्कुल भी कोई बोल सकते हो खुशी नहीं है, अंदर ही अंदर गुस्सा है, और वो क्या है, हेल्पलेस है. He pays no attention to the visitors who came to watch him. अगर वो इंटरेस्टेड होता भी, तो जू में कोई भी विजिटर्स आते अगर देखने टाइगर को, तो वो इंटरेस्टेड होता टू जस्ट वॉच द विजिटर्स. बट वो क्या करता है, टाइगर बिल्कुल इग्नोर करता है विजिटर्स को, क्योंकि वो खुश नहीं है इन सब चीजों से. In the silence of the night, he stares at the brilliant stars with his bright eyes. और फाइनली जब सब कुछ साइलेंट होता है, कोई विजिटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो केज में बैठ के वो क्या करता रहता है, वो ब्यूटीफुल स्काई में ब्यूटीफुल स्टार्स को बस ग्लेयर करता रहता है. क्लियर? तो दिस वॉज द समरी ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू. बहुत ब्यूटीफुल पोएम है, सिंपल पोएम है, कुछ ज़्यादा वर्ड्स इतने डिफिकल्ट नहीं है. जिस भी वर्ड का मीनिंग नहीं पता था वो मैंने मेंशन कर दिया था. सो आई होप आपको समझ आ गया भी पोएम क्या है, और जो मैसेज है ना वो आपको समझ आ गया होगा कि वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उनको क्रिएट इसलिए किया गया कि वो फ्रीली रोम कर सके जंगल में, अपने हिसाब से लाइफ जी सके. बट उसकी जगह हम जो कर रहे हैं ना वो हमारा क्रूअल बिहेवियर है, विच वी शुड स्टॉप as soon as possible. Clear? All right. Now we have been given certain questions in our NCERT. इस पोएम की पे बेस्ड आपको कुछ NCERT questions given है, वो हम सॉल्व कर लेते हैं. इसके अलावा भी आपको कुछ पोएम्स मेंशन्ड है, अ टाइगर अ पेंथर करके, तो उस पे जो क्वेश्चन बेस्ड है, जब वो दो पोएम्स हम सॉल्व कर लेंगे तब वो क्वेश्चन देखेंगे. तो फिलहाल के लिए जो अ टाइगर इन द जू पे क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. सो थिंकिंग अबाउट द पोएम इज द टाइटल इन योर NCERT सॉल्यूशन बुक. और क्वेश्चन क्या है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स to do the following task. Sort of activity दिया आपको क्लास के लिए. Find the words that describe the movements and actions of the tiger in the cage and in the wild. Arrange them into columns. क्या बोला है कि भाई दो कॉलम्स बनाओ, एक टेबल आपको फॉर्म करनी है और इस टेबल में दो कॉलम्स बनाने. एक में क्या होगा कि केज में जो है ऐसे वर्ड्स आपको लिखने हैं जो वर्ड्स बताते हैं कि केज में है टाइगर, और ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो बताते हैं कि भाई वो जंगल में है या वाइल्ड या फिर नेचुरल हैबिटेट में, जो भी आपको जो भी हेडिंग देनी है. तो आपको ऐसे वर्ड्स बताने हैं जहां पर हमें समझ आ रहा है पोएम में कि टाइगर जो है वो केज में है या टाइगर जो है वाइल्ड यानी ओपन स्पेस में. क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं. तो हमने दो कॉलम्स बना लिए टेबल के, इन द केज, इन द वाइल्ड. ठीक है, इन द केज में वो सारे वर्ड्स हमने लिख दिए हैं जो जो बता रहे थे पोएम में कि भाई ये केज में. सबसे पहले स्टॉक्स. ठीक है, फर्स्ट जो लाइन थी हमारी, स्टॉक्स इन विविड स्ट्राइप्स, वो क्या बताते कि भाई ये केज में है. फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, जो फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज है, खुद ही बोल रहा है केज वर्ड कि भाई अभी इस वक्त टाइगर केज में है. क्वाइट रेज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, ये जो क्वाइट रेज है ये दिस इज वन वर्ड, यानी कि शांत है और गुस्सा है. अब टाइगर जो है वो शांत कब रह सकता है, जब उसको कैद किया हो, राइट? वाइल्ड में तो रहेगा नहीं शांत. तो क्वाइट रेज क्या बता रहा है कि वो अभी केज के अंदर बंद है. लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल खुद बोल रहा है भाई सीमेंटेड जो सेल है, जो प्रिजन है उसमें उसको बंद किया गया है. तो दीज वर्ड्स आल्सो टेल अस कि जो टाइगर इस वक्त है वो केज में बंद है. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स. ठीक है, अब इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स कब आएंगे, जू में आ रहे होंगे, राइट? तो इस वक्त वो इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, नहीं तो टेरराइज कर रहा होता, तो इस वक्त भी वो कहाँ है, केज में है. He hears the last voice, stares at the brilliant stars. जो last voice सुनता है पेट्रोलिंग कार्स की और stares at the brilliant stars, ये सब बताते हैं कि he is locked in something, right? एक छोटे से enclosure में उनको बंद किया है और इसीलिए वो केज वाली जो बात है वो इन वर्ड्स से ही हमको समझ आती है. क्लियर? नेक्स्ट वो वर्ड्स देखते हैं जो बताते हैं कि टाइगर जो है इन जंगल है, इन वाइल्ड है, या बोल सकते हैं इन ओपन स्पेस है. पहला है lurking in shadow.
ठीक है। अब जो हिडन बोलते हैं ना, लर्किंग का मतलब क्या था कि छुपना, राइट, किसी चीज के पीछे। तो शैडो में किसी चीज के पीछे छुपना, ये काम वो कहाँ करेगा? जंगल में। भाई कॉन्क्रीट सेल में कहाँ छुपेगा वो? तो ये वर्ड्स क्या बताते हैं कि जंगल में है टाइगर। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। नाउ लॉन्ग ग्रास, ग्रास कहाँ होगी? ऑब्वियसली जंगल में। एंड ही स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, फ्री है वो। सो दीज वर्ड्स आल्सो टेल अस कि अभी भी टाइगर कहाँ है? जंगल में, इन वाइट। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, भाई जोर जोर से आवाजें कर रहा है, कहाँ? घर के अराउंड, ठीक है। जो भी एज ऑफ द जंगल है, वहां पर जो भी घर है, विलेजेस हैं, वहां तक उसकी आवाज पहुंचे। सो ही इज स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस। सो दिस ऑल्सो ही इज डूइंग व्हेन ही इज इन द जंगल। सिमिलरली बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेजर्स। भाई टेरराइज करने की जो बात है, जो अपने फैंग्स दिखाने की, जो अपने क्लॉज दिखाने की बात है, वो कब करेगा टाइगर? भाई यहाँ तो कर नहीं सकता सीमेंटेड सेल में, उसी वक्त मास्टर कैन हिट हिम, राइट। बहुत बैडली ट्रीट करते हैं जू में। तो ये जो है जू की कंडीशन नहीं है। ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं कि टाइगर जंगल में है, इन वाइल्ड है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में सारे वर्ड्स जो पोएम के बताते हैं, इन जंगल, इन वाइल्ड या फिर इन द जू, वो हमने यहाँ पर लिख दिए। क्लियर? ऑल राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द टू प्लेसेस एंड अरेंज देम इन टू columns. Now try to share ideas about how the poet uses words and images to contrast the two situations. अब हमें ये बताना है कि पोएट ने किस तरीके से इन वर्ड्स को यूज किया है दो सिचुएशंस में कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कि भाई कैसे केज में और कैसे जू में कंडीशंस डिफर करती हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमने क्या किया भाई, एक कॉलम बना लिया। पहले तो ये केज, ये वाइल्ड, ठीक है। अब कुछ वर्ड्स जो हैं हमने सेपरेटली लिख लिए हैं जो भी हमको गिवन थे। सो फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, शैडो, लॉन्ग ग्रास, वाटर, लॉग्ड, कॉन्क्रीट सेल, होल, प्लम्प डियर, बिहाइंड बार्स, विजिटर्स, हाउसेज एट जंगल्स एज, पेट्रोलिंग कार्स, विलेज। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स केज के लिए बताए गए हैं, ये सारे वर्ड्स वाइल्ड के लिए बताए गए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं किस तरीके से पोएट ने एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन को बताने के लिए यूज किए हैं। सो लेट्स सी द आंसर। तो हमने जो है कॉलम बना लिया कि कौन कौन से वर्ड्स केज को, कौन से वर्ड्स जो हैं जंगल या वाइल्ड सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, राइट। अब ये वर्ड्स जो हैं किस तरीके से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसका भी आंसर हमें इस क्वेश्चन में देना है। तो इन शॉर्ट हम बता सकते हैं कि द पोएट यूजेस दीज वर्ड्स टू क्रिएट एन एप्ट कॉन्ट्रास्ट, या लिख सकते हो इसको एप्रोप्रिएट कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ऐप मतलब अप्रोप्रिएट, कि पोएट ने एक बहुत ही सही एक अप्रोप्रिएट कॉन्ट्रास्ट जो है वो दिखाया है बाय यूजिंग दीज वर्ड्स। दिस कॉन्ट्रास्ट इज बिटवीन द केज एंड द जंगल। किसके बीच में कॉन्ट्रास्ट है भाई? केज की सिचुएशन और जंगल के बीच में। ही इज एबल टू क्रिएट एप्ट पिक्चर्स ऑफ दीज प्लेसेस इन अ रियल सेंस। ये अप्रोप्रिएट पिक्चर्स वो क्रिएट कर पाए हैं इन हर चीज का, किसमें भाई? इन वर्ड्स की मदद से, इन अ रियल सेंस। यानी ये कॉन्ट्रास्ट इन वर्ड्स की हेल्प से किस तरीके से ब्यूटीफुल हुआ है कि ये वर्ड्स जो हैं वो इमेज आपके माइंड में क्रिएट कर पा रहा है। दीज शो द लाइफ ऑफ अ टाइगर इन अ केज एंड इन जंगल। तो ये वर्ड्स अगर यूज नहीं होते पोएट के थ्रू तो फिर आप एक रियल इमेज, एक सेंस जो है नहीं कर पाते कि कब जो टाइगर है केज में है, कब वो जंगल में या वाइल्ड एरिया में है। क्लियर? तो हमें जो है इन वर्ड्स के थ्रू ही एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज मिली है, एक अप्रोप्रिएट सेंस मिला है कि व्हेन इज द टाइगर इन द केज एंड इन द जंगल। क्लियर? तो ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनमें, कुछ लाइन्स हैं जिनमें वर्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। यहाँ पे क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट रिपीट हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। ब्रिलियंट आईज, ब्रिलियंट स्टार्स। तो ये जो वर्ड्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है, ठीक है। करना क्या है आपको? व्हाट डू यू थिंक इज द इफेक्ट ऑफ दिस रिपीटिशन। अब देखो पोएम में हर एक चीज का कुछ ना कुछ मतलब होता है कि भाई क्यों किया है। तो यहाँ ये रिपीटेशन किया है तो पोएट पक्का कुछ बताना चाह रहे हैं। तो वो क्या है जो रेपिटेशन के थ्रू वो बताना चाहते हैं, वो हमें आंसर में मेंशन करना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। So this repetition is a poetic device used by the poet in order to increase the intensity of tiger's rage and his helpless silence। कि भाई यहाँ पर टाइगर की दो चीजें, क्वालिटीज हैं। एक तो टाइगर साइलेंट है, दूसरी बात टाइगर के अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा है, जो रेज भरा पड़ा है, वो दोनों चीजें अलग हैं। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से दिखाने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए कुछ वर्ड्स को पोएट ने रिपीट किया है। क्लियर?
So velvet quiet refers to the quiet velvet pads of the tiger which cannot run or leap. क्या बोला है भाई? क्वाइट वेलवेट पैड्स, यानी जो टाइगर के पैर होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा वेलवेटी सॉफ्ट होते हैं। बट वो क्वाइट क्यों बोले? कि भाई जिस टाइगर की आदत होती है पूरा टाइम भागने की, वो उस केज में रन नहीं कर सकता, तो उसके पैड्स भी क्या है? क्वाइट है। They can only walk around the limited space in the cage. वो एक जो छोटी सी स्पेस है केज में, वो सिर्फ उसमें वॉक कर सकते हैं, they cannot run. The use of quiet rage symbolizes the anger and ferocity that is building up inside the tiger as it wants to run out into the forest and attack a deer. और जो रेज है अंदर टाइगर के, वो किस तरीके से समझ आ रहा है भाई? कि देखो ये जो क्वाइट रेज बोला है ना, कि ये एंगर जो है टाइगर के अंदर, जब वो सोच रहा है कि मैं जो हूँ टाइगर पे एक झपट्टा मारता, राइट, आई कुड पाउंस अपॉन द टाइगर, मैं खुश था, मैं पानी के इधर जंगल के इधर कहीं पे भी छुप के अपने शिकार करता था, राइट। तो ये सारी चीजें सोच रहा है जब टाइगर, तो वो अंदर जो उसके गुस्सा भरा पड़ा है पर वो गुस्सा दिखा नहीं सकता, तो ये सब सिंबलाइज हो रहा है बाय द वर्ड क्वाइट रेज। तो क्वाइट यहाँ पे वेलवेट क्वाइट और क्वाइट रेज में दोनों वर्ड्स का मतलब किस तरीके से डिपिक्ट किया है वो हमें समझ आ गया। क्लियर? नेक्स्ट, सो बट द रेज इज क्वाइट बिकॉज ही इज लॉक्ड इन द केज एंड इज हेल्पलेस। बट वो जो गुस्सा है ना वो शांत है। देखो गुस्सा शांत बहुत अलग चीजें हो गई, बट टाइगर की ऐसी सिचुएशन है कि उसके अंदर बहुत गुस्सा है, रेज है, बट वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो कैद है, तो वो हेल्पलेस है, तो इसीलिए वो क्वाइट रेज हमें बताया गया। द रिपीटेशन ऑफ क्वाइट हैज दस ब्रॉट इमेंस ब्यूटी टू द पोएम. Similarly, the use of brilliant for the tiger's eyes as well as the stars also brings out the magnificence of this light. यानी यहाँ पर जिस तरीके से क्वाइट को यूज करते हुए स्टैंजा की लाइंस को बहुत ब्यूटीफुली डिपेक्ट किया है, वैसे ही जो वर्ड क्या यूज किया है भाई? ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट आईज और ब्रिलियंट स्टार्स जो हैं वो इन मीनिंग को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली डिपेक्ट कर रहे हैं। कैसे? द टाइगर स्टेयर्स एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ड्रीमिंग अबाउट हाउ ब्यूटीफुल हिज लाइफ कुड बी इन द फॉरेस्ट। क्योंकि वो स्टार्स की तरफ जब देख रहा है अपनी ब्रिलियंट आईज से, तो ही कैन ड्रीम अबाउट दैट ब्यूटीफुल लाइफ ही had in the jungle. The repetition thus gives a wonderful effect to the poem. तो ये जो repetition यूज किया है पोएट ने, बहुत ही ब्यूटीफुली पोएम को डेकोरेट करता है, हमें समझाता है, हम कनेक्ट कर पाते हैं केज और फॉरेस्ट की लाइफ से। क्लियर? आई होप दिस आंसर इज क्लियर टू यू। ऑल राइट, So with this we come to an end of our topic which is a tiger in the zoo. I hope आपको पूरी पोएम समझ आई होगी, वो मीनिंग समझ आया होगा, आपको मैसेज कन्वे हुआ होगा कि भाई जू में जो केज में रखते हो एनिमल्स को, दैट इज टोटली क्रूअल एंड रॉन्ग, स्पेशली इनह्यूमेन। तो टाइगर्स आर मेंट टू बी फ्री, सो दे शुड बी सेट फ्री, ताकि आप उन लोगों को केज में बंद मत करो, विच इज क्रूअल, विच इज रॉन्ग। क्लियर? और जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं इस पोएम पे बेस्ड, वो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट पोएम्स जो कि आपके इस चैप्टर में मेंशन है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।